रात के करीब 1 बज रहे थे। अनमोल बेड पर सटकर बैठी हुई थी। वो कभी दरवाजे की ओर देखती तो कभी अपने फोन की ओर। उसने विक्रांत को कई बार कॉल किया था, पर विक्रांत ने एक कॉल रिसीव नहीं किया था। अनमोल की आंखों में नींद नहीं थी, वो वैसे ही खामोश रहती है। तभी बालकनी से होते हुए एक ड्रोन उसकी ओर आती है। आवाज को सुनकर अनमोल उस ओर देखती है। ड्रोन अनमोल के पास आती है। वो देखती है उस ड्रोन में एक फोन बंधा हुआ था। अनमोल उस ड्रोन को पकड़कर फोन को खोलती है। उसके पकड़ते ही फोन रिंग करता है। अनमोल जल्दी से कॉल रिसीव करती है। वो एक वीडियो कॉल थी। वो जैसे ही रिसीव करती है उसे विक्रांत का चेहरा नजर आता है। वहीं विक्रांत को भी अनमोल का बेचैन चेहरा नजर आता है। विक्रांत अनमोल को देखकर कहता है, अभी तक सोई नहीं धर्मपत्नी? अनमोल धीरे से कहती है, आपके बिना नींद आ सकती है भला? अनमोल के इतना कहते ही वहां एकदम से सन्नाटा छा जाता है। दोनों खामोशी से बस एक दूसरे को देखने लगते हैं। बहुत देर की शांति के बाद विक्रांत पूछता है, डिनर किया तुमने? अनमोल शांति से जवाब देती है, आपकी कोई खबर नहीं थी। आपको लगता है इसके बावजूद मेरे गले से खाना उतरता? विक्रांत अनमोल की आंखों में देखने लगता है। अनमोल बहुत ज्यादा शांति थी। वो विक्रांत को उसे इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछ रही थी। विक्रांत कहता है, मैं ठीक हूँ धर्मपत्नी, जाकर खाना खा लो। अनमोल कभी शांत आवाज में कहती है, भूख नहीं है। विक्रांत एक गहरी सांस लेता है। फिर एक बार दोनों के बीच एक शांति पसर जाती है। कुछ वक्त बाद विक्रांत धीरे से उससे पूछता है, नींद नहीं आ रही? अनमोल कहती है, आपके बाहों में सोने की आदत लगी है, नींद कहाँ से आएगी? विक्रांत कुछ पल अनमोल के चेहरे को देखता रहता है। विक्रांत कहता है, तकियों को लाइन बाय लाइन रखो। अनमोल कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, क्यों? विक्रांत कहता है, रखो तो सही धर्मपत्नी। अनमोल उसके कहे मुताबिक तकिए को लाइन बाय लाइन रखती है। विक्रांत कहता है, अब लेटो। अनमोल उसे कंफ्यूज निगाहों से देखती है। विक्रांत दोबारा अपने वाक्य को दोहराता है, लेटो धर्मपत्नी। अनमोल लेट जाती है। विक्रांत कहता है, अब तकिए को हक करके अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। अनमोल उसे अजीब नजरों से देखती है। विक्रांत कहता है, आंखें बंद। अनमोल आंख बंद करती है। कुछ ही पल में उसे ऐसा लगता है जैसे विक्रांत उसके करीब ही हो, क्योंकि विक्रांत की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे अनमोल की आंखें बंद हो जाती हैं। वह गहरी नींद में सो जाती है। अनमोल ने फोन को एक तकिए से सपोर्ट करके रखा हुआ था, इसलिए विक्रांत उसे अच्छी तरीके से देख पा रहा था। अगले दिन अनमोल ऑफिस पहुंचती है। उसकी गाड़ी के पीछे पीछे मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं, पर पुलिस उन सबको अनमोल के पास आने नहीं देती। अनमोल सीधा अंदर जाती है। प्रिया अनमोल से कहती है, मैडम अभी आपकी मीटिंग है, सभी लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुन अनमोल प्रिया को अपना बैग पकड़ाती है और एक तरफ जाने लगती है। वो एक कमरे में जाती है। वो एक बड़ा सा कमरा था, या यूं कहे कि मीटिंग रूम था। अनमोल देखती है कि वहां अनिरुद्ध भी मौजूद था। सभी लोग वहां मौजूद थे। अनमोल जाकर खड़ी हो जाती है। अनिरुद्ध अनमोल को देखते हुए कहता है, बैठिए एसडीएम अनमोल। अनमोल चेयर पर बैठ जाती है। अनिरुद्ध एक आदमी को इशारा करता है। वो एक डीएसपी था। डीएसपी अनमोल को देखते हुए कहता है, हमें जहां तक पता चला है, विकी भाई को जब वो जमीन नहीं मिली तो उसने उन गांव के लोगों को मार दिया ताकि सब डर से फिर एक बार उसे जमीन दे दे। उसने एमएलए को मार दिया क्योंकि वो वहां एक बड़ा अस्पताल खड़ा करना चाहता था। उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट रेडी कर दिया गया है। अगर वो छुपता है तो उसे जहां मिले वहां शूट करने का ऑर्डर मिला है। डीएसपी शांत हो जाते हैं। वहीं अनमोल भी खामोश थी। अनिरुद्ध कहता है, सीडीएम अनमोल, तुम ही हो वो जिसे विकी भाई का पता मालूम है? अनमोल एकदम से कहती है, ये सब झूठ है। कमरे में मौजूद सारे लोग उसे देखते रह जाते हैं। एकदम एक आदमी कहता है, क्या तुम आंधी हो? तुम्हें वीडियो में कुछ नजर नहीं आया? सिर्फ हमने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि उसने एमएलए को कैसे मारा। अनमोल कहती है, कैसे मारा ये पता है, लेकिन क्यों मारा? ये रीजन अभी तक हमें सही से नहीं मिली है। दूसरा आदमी कहता है, इतना सिंपल सा तो रीजन है और ये ठोस रीजन है। उसे वो जमीन चाहिए थी, पर एमएलए बीच में खड़ा था, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया। अनमोल कहती है, रातों रात जो जानवरों के साथ हो रहा था, क्या वो आप लोगों को नहीं दिखा? वो एमएलए ही है जिसने ये सब करवाया था। अनमोल की अब सबसे बहस होने लगती है। एक आदमी कहता है, अगर हम जंगल काटेंगे नहीं तो हॉस्पिटल कैसे बनाते हैं? अनमोल कहती है, हॉस्पिटल के लिए इतनी बड़ी जमीन है, फिर जंगल को क्यों? असल बात तो ये है कि हॉस्पिटल के नाम पर कुछ और बनाया जा रहा था। एक आदमी कहता है, तुम्हारे पास सबूत है? अनमोल एकदम से रुक जाती है क्योंकि उसके पास कोई सबूत तो नहीं थी। अनमोल धीरे से नमे सिर हिलाती है। एक आदमी ताली बजाते हुए कहता है, वाह, मतलब अपने पति को बचाने के लिए तुम कोई भी इल्जाम किसी पर भी लगा दोगी। एक बात बताओ, ये एसडीएम की कुर्सी तुम्हारी मेहनत के बदौलत है या फिर तुम्हारे पति के बदौलत, ताकि तुम उसकी मदद कर सको? अनमोल अपनी मुट्ठी कस लेती है। दूसरा आदमी कहता है, लगता तो नहीं है कि इसने कोई मेहनत की है। अनमोल को अब बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। उसे ही पता था कि उसने इस मुकाम को कितनी मुश्किल से पाया था, जिसका वो लोग मजाक उड़ा रहे थे। वहां मौजूद सारे लोग बस अनमोल को बुली कर रहे थे, उसे अनाप शनाप बोल रहे थे। एक आदमी कहता है,
कहीं ये सब में तुम भी तो शामिल नहीं हो? अनमोल एकदम से चिल्लाती है। जस्ट शट अप। पूरे कमरे में एक सन्नाटा सा पसर जाता है। अनिरुद्ध बस अनमोल को देख रहा था। अनमोल सबको देखते हुए कहती है, मेरी कुर्सी पर सवाल उठाने से पहले अपनी कुर्सी पर नजर डालो। एसडीएम कोई झूठे भाषण देकर लोगों से वोट लेकर नहीं बनते। पढ़ाई करनी होती है, मेहनत करनी होती है। सब उसे बिना इंटरेस्ट के देखते हैं। अनमोल कहती है, मुझे इस मीटिंग से ज्यादा केबिन में जाकर काम करना सही लग रहा है, तो मैं चलती हूँ और ऐसी मीटिंग में मुझे वक्त बर्बाद करने के लिए मत बुलाना। अनमोल जल्दी से वहां से निकल जाती है। अनिरुद्ध उसे देखता रहता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। शेर खान ने विक्रांत के किए कारनामे को अच्छे तरीके से छुपा लिया था। अब सिचुएशन इतनी ज्यादा ठीक हो चुकी थी कि मीडिया भी शांत हो चुकी थी। पूरे 2 हफ्ते बीत चुके थे। रात के करीब 7 बजे विक्रांत हॉल में आता है। उसे देखते ही जयश्री जल्दी से उसके पास जाती है। उसे मालूम नहीं था कि विक्रांत कहाँ था, इसलिए वो बहुत ही फिक्र में थी। जयश्री ने ये देखा तो था कि विक्रांत ने उसके भाई को मारा, लेकिन इस वक्त जयश्री सिर्फ इस बात से खुश थी कि विक्रांत घर आ गया। जयश्री उसे गले लगाकर कहती है, कैसे हो आप? इतने दिनों से मैंने आपको नहीं देखा, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। विक्रांत कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। जयश्री बस उसे टाइटली पकड़े रखती है। अनमोल ऊपर खड़ी होकर विक्रांत को देख रही थी। विक्रांत की नज़र अचानक ही अनमोल पर जाती है। अनमोल के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बिना किसी भाव के विक्रांत को देखती जा रही थी। उन दोनों के बीच बस उस दिन बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। आज विक्रांत को हफ्तों बाद देखकर अनमोल को सुकून मिल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो बेचैन थी, बहुत ज्यादा बेचैन थी। जयश्री विक्रांत से अलग होती है और विक्रांत के चेहरे को छूती है। विक्रांत अनमोल से नजरें हटाकर जयश्री को देखता है। जयश्री कहती है, विक्रांत आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? आपको पता है ना, अब अनमोल आपकी जिंदगी में है और आगे आप दोनों के बच्चे होंगे। आपके गुंडा होने से उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। विक्रांत जयश्री के हाथ को पकड़ता है और कहता है, आप ज्यादा सोच रही हैं माँ, किसी को कुछ नहीं होगा। क्या मैंने आज तक आप लोगों में से किसी को भी एक खरोच तक लगने दी? नहीं ना। जयश्री सिर्फ उसे बोल सकती थी, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो निराश हो जाती है, पर विक्रांत उनकी निराशा को देखने के बाद कुछ भी नहीं कहता। विक्रांत अब अनमोल की ओर बढ़ने लगता है। अनमोल अब भी उसी जगह पर खड़ी थी, वो बस विक्रांत को आता हुआ देख रही थी। विक्रांत उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। अनमोल बस उसे खामोशी से देख रही थी। अचानक वो विक्रांत से नजरें फेर लेती है और सीधा कमरे के अंदर चली जाती है। विक्रांत भी उसके पीछे चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अनमोल सामने हाथ बांधे खड़ी थी, वहीं विक्रांत उसके कुछ दूरी पर खड़ा था। वह अनमोल को ही देख रहा था। अनमोल विक्रांत को बहुत बुरी तरीके से घूर रही थी। विक्रांत अपने कदम बढ़ाने वाला था कि तभी अनमोल सख्त आवाज में कहती है, वहीं रुक जाए। विक्रांत के कदम एकाएक रुक जाते हैं। अनमोल कुछ पल उसे खामोशी से देखती है, फिर कहती है, 2 हफ्ते से न मैंने आपको देखा और न आपकी कोई आवाज सुनी। आपको एहसास भी है कि मैं किस कदर जी रही हूँ? बार 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 बस आपकी हरकतों की वजह से हम दूर होते हैं। अनमोल कहती है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी ना, फिर क्या जरूरत थी किसी को मारने की? आप क्यों हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ाते रहते हैं? इतना कहते ही अनमोल रुक जाती है। कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। विक्रांत अनमोल की आंखों में एक तक देखते हुए धीरे से कहता है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आई वॉन्ट टू हग यू धर्मपत्नी, बहुत मन कर रहा है। अनमोल उसे देखती रह जाती है। उसका दिल एकदम से मोम की तरह पिघल जाता है। अनमोल अपने बाहें फैलाकर उसे आंखों से आने का इशारा करती है। विक्रांत आगे बढ़ता है और झटके से अनमोल को हक कर लेता है। अनमोल उसे टाइटली पकड़ लेती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका सुकून वापस लौट आया हो। दोनों का सिर एक दूसरे के कंधे पर था, दोनों के हाथ एक दूसरे की पीठ पर था और दोनों की ही आंखें बंद थीं। अनमोल धीरे से कहती है, आपने कॉल क्यों नहीं किया? क्यों आप मुझे तड़पाते रहते हो? विक्रांत कुछ पल शांत रहता है, फिर कहता है, तुम्हें देखता हूं तो करीब आने का जी करता है। तुम्हें देखकर भी न छू पाना बहुत बेचैन करता है मुझे। अनमोल अब शांत रहती है। अब दोनों बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। वहीं शेरखान के कमरे में जयश्री बेड पर बैठी हुई थी और सामने खड़े शेरखान को देख रही थी। शेरखान अभी शॉवर लेकर निकला था, वो अपने बालों को पोंछ रहा था। जयश्री उसे देखते हुए कहती है, आप विक्रांत को समझाइए न कि ये सब छोड़ दे। शेरखान बाल पोंछते पोंछते रुक जाता है। वो जयश्री को देखता है। जयश्री बहुत उम्मीद से उसे देख रही थी। शेरखान उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे टॉवल देता है। जयश्री टॉवल को लेकर घुटनों के बल खड़ी होती है और उसके बाल को पोंछने लगती है। शेरखान कहता है, अगर मैंने उसे कह दिया और वो समझ गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, तो तुम्हें क्या लगता है सब उसका पीछा छोड़ देंगे? एक एक करके वो सारे लोग निकलकर बाहर आएंगे और उसे जान से मार देंगे। तुम चाहती हो कि वो मर जाए? जयश्री जैसे ही यह सुनती है उसके हाथ रुक जाते हैं। शेरखान धीरे से कहता है, पहले जब मैंने तुम्हारे कहने पर सब कुछ छोड़ा था,
तो याद है न क्या हुआ था। शेर खान को अचानक अपने पीठ पर गर्म सा कुछ गिरता महसूस होता है। वो मुड़कर जयश्री को देखता है। जयश्री की आंखों में आंसू थे जो गालों से बहकर उसकी पीठ पर गिरा था। जयश्री रोते हुए कहती है, हमने प्रॉमिस किया था कि हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, फिर क्यों आपने ये बात निकाली। अचानक ही वो रोने लगती हैं। शेर खान कहता है, मैं तो बस अंजाम बता रहा था, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा बेटा या अनमोल उस अंजाम से गुजरे। जयश्री सिसकते हुए रोने लगती है। शेर खान उसे अपने सीने से लगाता है तो जयश्री जोर जोर से रोने लगती है। शेर खान धीरे धीरे उसके बालों को सहलाता है। उसकी आंखों में भी इस वक्त दर्द था। शेर खान धीरे से कहता है, अगर हम दुनिया के सामने बुरे हैं तो बुरे ही रहो, क्योंकि अच्छाई उन्हें रास नहीं आएगी। शेर अगर शिकार करना छोड़ दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेर शिकार करना भूल गया। ये बात दुनिया नहीं समझती। बहुत देर तक जयश्री रोती रहती है। वो इस कदर रोती रहती है कि उसके शांत होने का कोई नाम नहीं था। वो रोते रोते सो ही जाती है। शेर खान को जैसे ही यह एहसास होता है वो जयश्री को आराम से बेड पर लिटाता है। जयश्री का पूरा चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। वो टॉवल से जयश्री के चेहरे को पोंछता है और झुककर उसके माथे को चूम लेता है। रात के करीब 1 बजे विक्रांत अपनी करवट बदलता है। उसके हाथ बेड पर चले जाते हैं। वो बेड पर अपने हाथ फेरता है तो उसे महसूस होता है कि बेड खाली है। वो अपनी आंख खोलता है और लाइट जलाता है। बेड पर इस वक्त अनमोल नहीं थी। विक्रांत कमरे के चारों तरफ देखता है तो उसे बालकनी का दरवाजा खुला नजर आता है। विक्रांत बेड से उठकर बालकनी की ओर चला जाता है। अनमोल इस वक्त रेलिंग को पकड़कर खड़ी थी और चांद को देख रही थी। विक्रांत जाकर उसे पीछे से हग कर लेता है। अनमोल अचानक से सहम जाती है। विक्रांत उसके कान में फुसफुसाता है, मैं हूँ। अनमोल खुद को रिलैक्स करती है। विक्रांत अपने एक हाथ को पेट पर रखता है और दूसरे हाथ को अनमोल के उस हाथ पर रखता है जिससे उसने रेलिंग पकड़ी हुई थी। विक्रांत अनमोल के गाल पर किस करके कहता है, क्या सोच रही हो। अनमोल धीरे से कहती है, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए हवा खाने आ गई। विक्रांत अनमोल के पेट को टाइटली पकड़कर कान में फुसफुसाता है, तो वो सब करे, शायद नींद आ जाए। अनमोल खामोशी से कहती है, मन नहीं है। विक्रांत अनमोल को अपनी तरफ घुमाता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। विक्रांत उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहता है, मुझसे कुछ छुपा रही हो। अनमोल टुकुर टुकुर बस उसे देखती रहती है। कुछ देर बाद वो नजरें हटाकर कहती है, नहीं, कुछ नहीं छुपा रही। विक्रांत एकदम से कहता है, मुझे देखो। अनमोल उसे देखती है। विक्रांत उसकी आंखों को गौर से देखता है और फिर अपने हाथ उसके गाल पर रख देता है। विक्रांत उसकी आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, अगर तुम छुपा रही हो तो छुपाओ, बस खुद को मुसीबत में मत डालना, मैं सह नहीं पाऊंगा। अनमोल कुछ पल विक्रांत को देखती है फिर धीरे से उसके सीने से लग जाती है। अनमोल विक्रांत की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। अगले दिन विक्रांत इस वक्त बिल्लू के घर पर मौजूद था। आज बिल्लू के मरे हुए 4 साल बीत चुके थे। आज उसकी बरसी थी। बिल्लू के दोस्त परिवार सब वहां मौजूद थे। आज उसके नाम पर हवन की जा रही थी। बिल्लू की जो गर्लफ्रेंड थी वो शादी न होने के बावजूद बिल्लू के जाने के बाद विधवा जैसी रहती थी। हर वक्त सफेद साड़ी और बिना किसी जेवर के रहती थी। उसके घरवालों ने उसकी शादी करानी चाहिए पर उसने साफ मना कर दिया। उसके परिवार ने जबरदस्ती भी करने की कोशिश की, उसे मारा भी, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही और आज वो बिल्लू के घर में ही रहती थी। उसे कभी सिंदूर नसीब नहीं हुआ, न मंगलसूत्र नसीब हुआ और न कभी उसे वो सब नसीब होने वाला था। हाँ, वो उसे बहुत याद करती थी। वो बिल्लू के लिए बहुत लॉयल थी, इतनी लॉयल थी कि गलती से भी वो किसी लड़के की परछाई तक को नहीं देखती। बिल्लू के नाम पर हवन किया जा रहा था। बिल्लू की दीदी की आंखें नम थीं, चाहे उसके गुजरे हुए 4 साल ही क्यों न गुजरे हो, लेकिन आज भी उन्हें रोना आता था। वहां के पूजा को अटेंड करने के बाद विक्रांत नदी किनारे जाकर बैठता है। वो बिल्कुल अकेला था और खामोश था। शायद वो दुखी था, शायद नहीं बल्कि हाँ, वो दुखी था। वो अपने दुख को, अपने दर्द को दूसरों को दिखाना नहीं जानता था, इसलिए वो कहीं अकेला आकर बैठ जाता था। विक्रांत अपना फोन निकालता है और किसी को मैसेज करता है। उसके मैसेज करने के कुछ ही सेकंड में उसके फोन में कई सारी फोटो आती हैं। ये सारी फोटो जो उसके दोस्त की थी। आज का ही वो दिन था जब उसने अपने दोस्त को खोया था। इसी तारीख, इसी महीने उसने पहले तो अपने दोस्त को खोया, फिर अपने सबसे अच्छे आदमी को, वो आदमी जो उसे हर वक्त लोगों को हंसाया करता था। विक्रांत फोन में अहान की तस्वीर को धीरे से छूता है। उस फोटो में विक्रांत और अहान थे। दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा था और दोनों मुस्कुरा रहे थे। कुछ पल विक्रांत सारे फोटो को देखता है और अगले ही पल वो सारे फोटो को डिलीट करके अपने चेहरे को घुटने में छिपा लेता है। वो अपने पैरों को कसकर पकड़ लेता है, मानो वो खुद को कंट्रोल कर रहा हो। ये दिन उसका यूं ही बीत जाता है। दूसरे दिन रात के करीब 8:30 बज रहे थे। अनमोल सोफे पर बैठी फोन पर कुछ कर रही थी। अचानक दरवाजा खुलता है। अनमोल तुरंत विक्रांत को मुड़कर देखती है। विक्रांत को देखते ही वो कहती है, बड़ी देर कर दी आने में। विक्रांत कहता है, हाँ, थोड़ा बिजी था। विक्रांत अनमोल के पास आकर रुकता है और झुककर उसकी गाल को छूता है। विक्रांत उसकी आंखों में देखकर कहता है,
चलो कहीं बाहर चलते हैं, अनमोल एकदम से कहती है। अभी? इतना बोल वो टाइम देखती है। विक्रांत उसके हाथ को पकड़कर एक नज़र टाइम देखता है, फिर कहता है, हाँ अभी। अनमोल खड़ी होकर कहती है, मैं चेंज करके आती हूँ। विक्रांत कहता है, 1 मिनट। इतना बोल वो कबर के पास जाता है, उसके अंदर से एक बॉक्स निकालता है और अनमोल को देता है। अनमोल कंफ्यूज हो जाती है। विक्रांत उसे खोलने का इशारा करता है। अनमोल बॉक्स को खोलती है, उसमें रेड कलर की मिनी ड्रेस थी जो घुटने से थोड़ा ऊपर थी। अनमोल विक्रांत को देखती है। विक्रांत कहता है, जाओ पहन कर आओ। अनमोल सोचते हुए कहती है, आज कुछ स्पेशल है क्या? विक्रांत न में सिर हिलाकर कहता है, नहीं, पर मैं स्पेशल बना दूंगा। इतना बोलकर विक्रांत उसे अपने करीब खींच लेता है। अनमोल उसके बेहद करीब आ जाती है। विक्रांत अनमोल की साड़ी को उतारकर सोफे पर फेंक देता है। एक एक करके वो उसे सारे कपड़े उतारता है। विक्रांत अब अनमोल को कपड़ा पहनाता है। उस ड्रेस में स्लीव नहीं थी, बल्कि वो बांधने वाली ड्रेस थी। विक्रांत उसके कंधे पर बांधता है और उसे पीछे मुड़कर उसकी पीठ पर भी बांध देता है। विक्रांत अनमोल की पीठ पर किस करता है। अनमोल सिहर उठती है। विक्रांत अनमोल के कान में फुसफुसाता है, अपने होठों पर रेड लिपस्टिक लगाना बिना मेकअप के अच्छी लगती हो, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मेकअप करो और बाल खुले रखो। इतना कहते ही विक्रांत अनमोल के कान को हल्का सा किस करता है। अनमोल जाती है और विक्रांत ने जैसा कहा वैसा ही करती है। वो पूरी तरीके से रेडी हो जाती है। विक्रांत उसके हाथ को पकड़ता है। दोनों कमरे से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद विक्रांत और अनमोल एक जगह पर थे। अनमोल चारों तरफ देखती है, वहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। अनमोल विक्रांत को देखती है। विक्रांत चुटकी बजाता है। उसकी चुटकी बजाते हैं, अचानक ही वहां फव्वारा उठता है। अनमोल अब चारों तरफ देखती है। चारों तरफ पानी का फव्वारा दिख रहा था लाइटिंग के साथ। अनमोल के होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। विक्रांत अनमोल के हाथ को पकड़कर आगे बढ़ता है। अनमोल चारों तरफ देखती जा रही थी। फव्वारे बहुत बड़े बड़े थे, पर इसके बावजूद उन दोनों के ऊपर पानी नहीं गिर रहा था। विक्रांत ने वैसा ही इंतजाम करके रखा था। अनमोल मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब कितना प्यारा है। आगे चलते ही अनमोल और ज्यादा हैरान हो जाती है। चारों तरफ लाइट्स लगे हुए थे। रेड हार्ट वाले बलून्स थे, उन सब पर लाइट्स लगे हुए थे। अनमोल तो बस वो सब देखती रह जाती है। विक्रांत एक जगह पर जाकर खड़ा करता है और एकदम से चुटकी बजाता है। उसकी चुटकी बजाते ही उन दोनों के चारों तरफ हार्ट शेप में लाइट्स जलती हैं। अनमोल उसे देखने के बाद विक्रांत को देखती है। अनमोल को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर विक्रांत ने ये सब क्यों किया है, क्योंकि विक्रांत ऐसे बिना किसी वजह के नहीं करता था। विक्रांत एक घुटने के बल बैठता है। अनमोल असमंजस से विक्रांत को देखने लगती है। विक्रांत अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। अनमोल उस बॉक्स को देखती है। विक्रांत उस बॉक्स को ओपन करता है, उसमें एक लॉकेट थी। विक्रांत कहता है, धर्मपत्नी, तुम्हें याद है मैंने फर्स्ट टाइम गुलाब का फूल दिया था। अनमोल बस विक्रांत को देख रही थी। विक्रांत उस लॉकेट को निकालकर कहता है, ये उसी टूटे गुलाब का मैंने लॉकेट बनवाया है। अनमोल ये सुनकर हैरान रह जाती है। विक्रांत कहता है, मुझे उस वक्त पता नहीं था कि इस पहले गुलाब की अहमियत क्या है, पर आज मुझे इस गुलाब की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। वो एक पल रुकता है और कहता है, धर्मपत्नी, मुझे इतना तो पता था कि तुम ही वो हो जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम ही मेरी जिंदगी बन जाओगी। तुम्हें पता है, जब जब तुम मुझसे दूर हुई हो तब तब मेरे दिल में बहुत तेज दर्द होता था। मुझे नहीं पता था ये दर्द क्या है और क्यों है, पर अब मुझे इस दर्द का मतलब बहुत अच्छे से पता है। इतना बोलकर वो अनमोल के एक हाथ को पकड़ता है। विक्रांत अनमोल की आंखों में देखते हुए कहता है, आई लव यू धर्मपत्नी। विक्रांत जैसे ही यह कहता है, अनमोल का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। अनमोल का दिल धड़कना कम हुआ भी नहीं था कि तभी अचानक से वहां चारों तरफ से बहुत सारी गाड़ियां आती हैं। विक्रांत चारों तरफ देखता है। सारी गाड़ियां उनके थोड़ा करीब रुकती हैं। जल्दी जल्दी बहुत सारे पुलिस बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं। एक पुलिस आगे बढ़ता है और कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट विकी भाई। विक्रांत एक नज़र उस पुलिस वाले को देखता है, फिर अनमोल को देखता है। इंस्पेक्टर हथकड़ी लेकर विक्रांत को पहनाता है। विक्रांत अनमोल को ही देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अनमोल भी विक्रांत को देख रही थी, उसके चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। विक्रांत अनमोल की आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, यू चीटेड मी धर्मपत्नी। अनमोल अपने ड्रेस को कसकर पकड़ लेती है। पुलिस विक्रांत को उठाती है और उसे लेकर जाने लगती है। अनमोल विक्रांत को देखती रहती है। पुलिस विक्रांत को गाड़ी में बैठाती है। एक एक करके सारी गाड़ियां वहां से निकल जाती हैं। गाड़ी के जाते ही अनमोल घुटनों के बल गिर जाती है। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। अनमोल अब उस जगह पर बिल्कुल अकेली थी। उसके सामने एक सीन आने लगता है। उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, विकी भाई का पता लग चुका है, क्या हम उसका एनकाउंटर कर दे। फ्लैशबैक, अनमोल अपने ऑफिस पर थी। अनिरुद्ध बिल्कुल उसके सामने बैठा हुआ था। उसने फोन को स्पीकर पर रखा हुआ था। उधर से डीजीपी बोल रहे थे, विकी भाई का पता लग चुका है, क्या हम उसका एनकाउंटर कर दे। अनमोल जैसे ही यह सुनती है, वो तुरंत न में सिर हिलाती है। वो धीरे से बड़बड़ाती है, नहीं। अनिरुद्ध उसे ही देख रहा है।
अनमोल एकदम से बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है। अनिरुद्ध फोन को म्यूट करके कहता है, एसडीएम अनमोल, तुम हमारा काम नहीं रोक सकती। अनमोल अपने साड़ी को कसकर पकड़ लेती है। हाँ, उसे पता था कि वो काम नहीं रोक सकती। अनिरुद्ध कहता है, तुमने तो वचन दिया था कि तुम अपना काम बखूबी निभाओगी। फिर ये क्या है? तुम एक गुनाहगार को बचाने की कोशिश कर रही हो। अनमोल कुछ पल शांत रहती है, पर अचानक ही कहती है, आप उसका एनकाउंटर मत कीजिए, मैं उन्हें अरेस्ट करवाऊंगी। अनिरुद्ध कहता है, आयुष हो, क्योंकि अगर तुमने बचाने की कोशिश की तो तुम्हें इस एसडीएम की पोस्ट से हटा दिया जाएगा और फिर तुम हमें उसका एनकाउंटर करने से बिल्कुल नहीं रोक सकती। अनमोल थोड़ा जोर से कहती है, हाँ मैं करवाऊंगी अरेस्ट, एनकाउंटर मत कीजिए। अनिरुद्ध उसे एक पल देखता है, अगले ही पल कॉल को म्यूट से हटाकर कहता है, एनकाउंटर मत करो, एसडीएम अनमोल उसे पकड़ने में तुम लोगों की मदद करेगी। इतना कहते ही वो कॉल कट करता है। अनमोल अब सोच में पड़ चुकी थी, उसके हाथ हल्का हल्का कांप रहे थे। अनिरुद्ध उसे एक नज़र देखता है और फिर वहां से चला जाता है। अनमोल अपने सिर पर हाथ रख लेती है। फ्लैशबैक एंड अनमोल की निगाहें नीचे गिरे हुए उस पेंडेंट पर जाती हैं जो विक्रांत ने बनवाई थी। अनमोल के कानों में अब विक्रांत की आवाज गूंजती है, आई लव यू धर्मपत्नी। अनमोल उस पेंडेंट को उठाती है और रोने लगती है। वो उसे किस करके रोते हुए कहती है, आई लव यू सो मच। अनमोल एकदम से चिल्लाती है। वो चिल्लाते हुए रोने लगती है। उस सुनसान सी जगह पर सिर्फ और सिर्फ अनमोल के रोने की आवाज गूंज रही थी। उसने इतने वक्त से विक्रांत के इजहार का इंतजार किया था, पर आज जब विक्रांत ने इजहार किया तो अनमोल उस मोमेंट में खुशी तक नहीं मना पाई। इस जगह का पता अनमोल ने पुलिस को दिया था। अनमोल को ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि विक्रांत उसे प्रपोज करने वाला है। अगर उसे पता होता तो आज के दिन को तो वो बिल्कुल खराब नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत को जेल में लेकर आ चुके थे। उसे एक कमरे में बंद किया गया था, उसके हाथ बंधे हुए थे। आज तो जैसे सभी पॉलिटिक्स को मौका मिल गया था विक्रांत से बदला लेने का। बाहर तो कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन अब वो अंदर था और अभी जो पुलिस फोर्स थी वो पहले की तरह नहीं थी जो विक्रांत या शेर खान से डरे। कोई भी एक पुलिस ऐसा नहीं था जिसे शेर खान और विक्रांत का खौफ हो। कुछ पुलिस अंदर आते हैं और विक्रांत को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। ये पहली बार नहीं था जब विक्रांत के साथ ऐसा हो रहा था। पहले भी उस पर टॉर्चर किया गया था और बहुत गंदे तरीके से उसे टॉर्चर किया गया था। आज भी कुछ ऐसा हो रहा था। पहले तो उसे डंडे से बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, फिर चाबुक से। 5 लोग उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। विक्रांत के कपड़े फटने लगे थे और उसके बॉडी से खून रिसकर बाहर निकल रहा था। इतना मारने के बावजूद विक्रांत उफ तक नहीं करता, क्योंकि दर्द तो उसकी आदत बन चुकी थी। उसके ऊपर बहुत ठंडा पानी गिरता है और वो लोग बस विक्रांत को मारते रहते हैं। शेरगिल विला अनमोल बेसुध सी घर पहुंचती है। उसके हॉल में कदम रखते ही जयश्री दौड़कर आती है और अनमोल से घबराई हुई कहती है, अनमोल ये मैं क्या सुन रही हूँ, विक्रांत को पुलिस ले गई है। अनमोल इस वक्त कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वो धीरे से सिर उठाकर जयश्री को देखती है। शेर खान भी वहीं कुछ दूर पर खड़ा था, वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अनमोल को देखते ही वो कॉल कट करता है। अनमोल जयश्री को देखकर सिर हिलाती है। जयश्री कहती है, आपने करवाया ये सब? अनमोल फिर एक बार हाँ में सिर हिलाती है। जयश्री जैसे ही यह सुनती है वो एकदम से चिल्लाती है, क्यों किया आपने ऐसा? शेर खान जल्दी से आगे बढ़ता है और जयश्री को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता था जयश्री विक्रांत के केस में बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती थी। अनमोल तो बस जयश्री को देखती रह जाती है, क्योंकि आज से पहले जयश्री उस पर कभी चिल्लाई नहीं थी, पर उसका चिल्लाना जायज था। जयश्री कहती है, अनमोल हमने इसलिए आपको एसडीएम बनने में मदद नहीं की थी कि आप हमारे ही घर के लोगों को जेल भेज दे। हमें भी उनका काम पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम उसे जेल भेज दे। अनमोल विक्रांत पति हैं आपके, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अनमोल खामोश खड़ी थी। जयश्री चिल्लाते हुए कहती है, अगर आपको अपने परिवार और काम में से अपना काम चुनना पड़ रहा है तो फिर हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, समझ आया? मुझे नहीं पता, मुझे अभी विक्रांत चाहिए मुझे। शेर खान जयश्री को एकदम से गोद में उठाता है। जयश्री छटपटाने लगती है। जब वो छूट नहीं पाती तो एकदम से रोने लगती है। जयश्री रोते हुए कहती है, मुझे मेरा विक्रांत चाहिए, अभी इसी वक्त, प्लीज उसे लेकर आए। विक्रांत? अनमोल वहां खड़ी होकर बस जयश्री को देखती रहती है। अनमोल अब वहीं चुपचाप खड़ी रहती है। कुछ देर बाद शेर खान उसके पास आते हैं। शेर खान उसके सिर पर हाथ रखते हैं। अनमोल धीरे से सिर उठाती है। शेर खान उसकी आंखों में देखकर कहता है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तो माँ है ना उसकी, तो ऐसा रिएक्ट करना तो जायज है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अनमोल के दिल में जो बोझ था मानो वो एकदम से हल्का हो जाता है। अनमोल इमोशनल हो जाती है। उसे इस वक्त अपनों के साथ की बहुत जरूरत थी। शेर खान अनमोल को थोड़ा करीब करते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं। अनमोल शेर खान के सीने में लगकर सिसकने लगती है। शेर खान उसके बालों को सहलाने लगते हैं, उसे नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। बहुत देर बाद अनमोल शेर खान से थोड़ा दूर होती है और अपने आंसू को पोंछकर कहती है, पापा मुझे वकील की जरूरत है और आपकी भी।
मुझे सबूत इकट्ठे करने होंगे, जो आरोप उन पर लगे हैं वो सब झूठे हैं, लेकिन मुझे उसे प्रूफ करना होगा। शेर खान कहता है, फिलहाल आप कमरे में जाइए, अपने दिमाग को शांत कीजिए। जब तक दिमाग शांत नहीं रहेगा हमें कुछ नहीं मिलेगा। शेर खान के कहने पर अनमोल कमरे में चली जाती है। वो काफी ज्यादा बेचैन थी, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए वो थोड़ी रेस्ट करती है। अनमोल कुछ 1 घंटे रेस्ट करती है और अगले ही पल वो लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। अनमोल को एक ऐसा वकील चाहिए था जो बहुत ज्यादा पैशन से अपना काम करता हो, जो बिके न, क्योंकि उसे मालूम था कि जितने भी लोग थे कोई भी यह नहीं चाहता था कि विक्रांत बाहर निकले, तो लोग उनके वकील को या तो मार सकते हैं या तो उसे खरीद सकते हैं। अनमोल को एक हिम्मत वाला वकील चाहिए था। अनमोल पूरी रात वकील को खोजने में लग जाती है। करीब 5 बजे अनमोल लैपटॉप बंद करती है। वो एक नज़र टाइम देखती है और वॉशरूम जाकर फ्रेश हो जाती है। अनमोल रेडी होकर बाहर निकलती है। वो स्कूटी लेकर निकल जाती है। अनमोल सीधे उस गांव में पहुंचती है। वो लोगों से थोड़ी पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि श्रीकांत और कुछ लोग आए थे जो वहां हॉस्पिटल बनाने का दावा कर रहे थे, इसलिए गांव वालों ने उसे सारी जमीन दे दी थी। अनमोल जंगल के बारे में लोगों से पूछती है तो उसे पता चलता है कि वहां कुछ डेवलपमेंट किया जाएगा। उसे वहां के कॉलेज स्टूडेंट से पता चलता है कि उन्होंने रोकने की कोशिश की थी तो पुलिस ने उस पर लाठी चार्ज की थी। अनमोल सारे बयान को अपने डायरी पर नोट करती है, क्योंकि अनमोल ने उन सबको जमीन वापस करवाई थी, इसलिए उन सबको अनमोल पर भरोसा था। वो सब अनमोल को बयान दे रहे थे। अनमोल ने उन लाशों में बारे में भी पूछा। उस पर सबका यही कहना है कि विकी भाई ने उन सबको मारा क्योंकि उसे जमीन नहीं मिली। अनमोल सभी से पूछताछ करती है, उसे एक ही जवाब मिलता है, पर एक ऐसा घर आता है जहां उसे अच्छा खासा जवाब मिलता है। अनमोल एक औरत और एक आदमी से बात कर रही थी, वो भी उन लाश के बारे में पूछ रही थी। तभी एक बच्चा कहता है, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन लोगों को विकी भाई ने नहीं मारा था। अनमोल उस बच्चे की ओर देखती है। वो बच्चा कहता है, उन लोगों को तो कुछ लोग दौड़ाकर पकड़ रहे थे, हमारे गांव के लोगों को उन्होंने ऐसा पटका और फिर एक एक करके सबको गोली मार दी। उसके बाद इससे आगे वो कुछ कहता, तभी उस बच्चे का पापा एकदम से कहता है, इसे मनगढ़ंत कहानी सुनाने की आदत है, कुछ भी बोलता रहता है। अनमोल ये सुनकर उस बच्चे से नजरें हटा लेती है। वो बच्चा तुरंत कहता है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। अनमोल की नजरें फिर एक बार उस पर चली जाती हैं। उस बच्चे का पापा उसे घूरते हुए डांटता है, कितनी बार कहा है, न बड़ों के बीच बच्चे नहीं बोलते, जाओ यहाँ से। वो बच्चा उदास होकर चला जाता है। अनमोल कुछ सोचकर उसके पीछे चली जाती है। अनमोल उस घर के अंदर जाती है। वो बच्चा एक कोने में बैठा कुछ खेल रहा था। अनमोल उसके पास जाकर कहता है, हेलो। वो बच्चा अनमोल को देखता है और अपना हाथ हिलाता है। अनमोल उससे पूछती है, तुम जो बाहर कह रहे थे, क्या वो सच में मनगढ़ंत कहानी है? वो बच्चा तुरंत कहता है, नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने रिकॉर्ड भी किया है। वो बच्चा जल्दी से घर के अंदर चार्ज किए हुए फोन को निकालता है और अनमोल को एक वीडियो दिखाता है। अनमोल जैसे ही वो वीडियो देखती है उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो जल्दी से उस वीडियो को अपने फोन में सेंड करती है और उस बच्चे के सिर को सहलाकर कहती है, थैंक यू। अनमोल जल्दी से वहां से निकल जाती है। वो अपने फोन को देखते हुए अपनी स्कूटी पर बैठती है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। वो फोन को रखकर जैसे ही सामने देखती है उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। सामने कुछ लोग खड़े थे जो दिखने में गुंडे जैसे लग रहे थे। एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। वो कहता है, आंखों में चमक है बॉस, इसका मतलब इसे सबूत मिल गया। उधर से एक ऑर्डर आता है, उससे सबूत छीनो, उसके लिए जो करना चाहो वो करो। वो आदमी कहता है, ठीक है बॉस। इतना कहते ही वो लोग अनमोल की ओर बढ़ते हैं। अनमोल जल्दी से स्कूटी घुमाती है, तेजी से चलाकर वहां से जाने लगती है। कुछ ही दूरी पर चलते ही स्कूटी रुक जाती है। अनमोल एक नज़र पीछे देखती है, फिर स्कूटी को वहीं पटककर भागने लगती है। अनमोल छोटे छोटे गलियों से भागती जा रही थी। उन लोगों ने अनमोल का पीछा नहीं छोड़ा था। अनमोल रोड में पहुंचती है, वो भाग ही रही थी। वो पीछे देखती है, वो लोग बिल्कुल उसके पास थे। अनमोल बस आगे भाग रही थी, वो बस पीछे देख रही थी। उसे ये तक खबर नहीं कि उसके आगे से क्या आ रहा है। अचानक ही उसकी टक्कर मोटरसाइकिल से हो जाती, पर उससे पहले उसके हाथ को पकड़कर कोई खींच लेता है। ऐसा करने से अनमोल का फोन उसके हाथ से छुटकर सीधा नाली में जा गिरता है। अनमोल की नज़र भी उस फोन पर जाती है तो उसकी आंखें डिसअपॉइंटमेंट से भर जाती हैं। अनमोल अपना सिर पकड़ लेती है। जब वो लोग देखते हैं कि अनमोल का फोन नाली में गिर गया तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। अनमोल एक नज़र उनको देखती है, फिर उस इंसान को देखती है जिसने उसे पकड़ा हुआ था। वो शेरा था जिसने अनमोल को खींचा था। वो तुरंत अनमोल को छोड़कर पूछता है, भाभी आप ठीक तो है ना? अनमोल हाँ में सिर हिलाकर कहती है, पता लगाए उन्हें किसने भेजा है। शेरा भी उन जाते हुए लोगों को देखता है और कहता है, ठीक है, आप जाकर सूरी के साथ घर जाए, वो उधर हैं। अनमोल हाँ में सिर हिलाती है। शेरा उन लोगों के पीछे जाता है। शेरगिल विला। अनमोल घर पहुंचती है। वो सीधा कमरे में जाकर रेडी होती है क्योंकि उसे ऑफिस तो जाना ही था। वो नीचे आती है तो देखती है शेरखान, शकुंतला और जयश्री नाश्ता कर रहे थे। वैसे तो जयश्री को खाने का जरा मन नहीं था,
लेकिन शेर खान उसे जबरदस्ती ले आया था। अनमोल भी उनके साथ जाकर बैठती है। वह जैसे ही बैठती है जयश्री अपनी जगह से उठकर वहां से चली जाती है। अनमोल जयश्री को देखती रह जाती है। शेर खान एक नज़र अनमोल को देखता है, फिर जयश्री के पीछे चला जाता है। अनमोल का चेहरा एकदम से मुरझा जाता है। शकुंतला उससे कहती है, आप नाश्ता कीजिए, माँ ऐसी ही होती है, उनका नाराज होना जायज है। अनमोल शकुंतला को देखती है, फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाकर नाश्ता करने लगती है। नाश्ता करने के बाद अनमोल सीधा जेल के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे विक्रांत से मिलना था। अनमोल पुलिस स्टेशन जाती है। विक्रांत को अब भी कमरे में पीटा जा रहा था, जो अनमोल को अंदाजा नहीं था। इंस्पेक्टर से अनमोल को कुछ देर तक बैठाकर रखते हैं, ये बोलकर कि विक्रांत से कुछ पूछताछ की जा रही है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर उसे जाने देते हैं। अनमोल थोड़ी नर्वस थी, वो धीरे कदमों से जाने लगती है। कुछ ही दूर पर उसे सलाखों के पीछे विक्रांत नजर आता है। विक्रांत इस वक्त दीवार से सटकर बैठा हुआ था। अनमोल जैसे ही उसे देखती अचानक ही वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। अनमोल उससे कहती है, हमें आपसे कुछ बात करनी है। विक्रांत एकदम से कहता है, लेकिन मुझे नहीं करनी, जब तुम मेरी धर्मपत्नी बनकर आओगी तभी मैं बात करूंगा। अनमोल एकदम से खामोश हो जाती है। वो कुछ देर तक विक्रांत को देखती है। विक्रांत ने उसे एक बार भी नहीं देखा था। अनमोल वहां से चली जाती है, क्योंकि उसके वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। शाम के वक्त अनमोल फिर से आती है, कोई ऑफिसर बनकर नहीं, बल्कि विक्रांत की वाइफ बनकर। अनमोल उसे बुलाती है, पतिदेव। विक्रांत सिर उठाता है। अनमोल विक्रांत के चेहरे को देखती है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। विक्रांत उठता है और अनमोल के पास चला जाता है। वो जेल की ग्रिल को पकड़ लेता है। अनमोल की नजरें विक्रांत के हाथ में चली जाती हैं। उसके हाथ में चाबुक के कई सारे निशान थे। उस इंसान को देखते ही वह तुरंत कहती है, ये क्या है? इतना बोल वो अपना हाथ बढ़ाती है और विक्रांत के हाथ को छूती है। विक्रांत का हाथ बहुत ज्यादा ठंडा था। अनमोल तुरंत विक्रांत को देखती है। विक्रांत अपने हाथ अनमोल के गाल पर रखता है और उसके गाल को सहलाते हुए उसे एकटक देखने लगता है। अनमोल उसके गाल पर रखे हाथ को पकड़कर कहती है, आपका हाथ इतना ठंडा क्यों है? और ये आपके हाथ में ये निशान? विक्रांत उसके सवाल को इग्नोर करके कहता है, धर्मपत्नी, तुम्हें अंदाजा भी है मैंने कल क्या क्या प्लान करके रखा था? सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो गया। अनमोल गिल से नजरें झुका लेती है। विक्रांत उसके चिन को पकड़कर कहता है, मेरी तरफ देखो। अनमोल धीरे से नजरें उठाती है। उसकी नजरें विक्रांत से टकराती हैं। विक्रांत अनमोल की आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, अपनी ड्यूटी के चक्कर में तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। धर्मपत्नी, आखिरकार तुम कानून की कठपुतली बन ही गई, झूठी कानून की कठपुतली। अनमोल बोलने की कोशिश करती है, मैं। इसके आगे अनमोल कुछ कहती, उससे पहले विक्रांत कहता है, ये बताओ मुझे किस आरोप पर अंदर किया गया है? अनमोल सिर झुकाए धीरे से कहती है, आपने जो अपने मामा को जान से मार दिया। विक्रांत को एकदम से हंसी आ जाती है। अनमोल उसे देखती है। विक्रांत की हंसी बहुत फेक थी। विक्रांत कहता है, तुम्हें किसने कहा वो मर चुके हैं? वो अब भी जिंदा हैं। अनमोल की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। विक्रांत अपने दांत पीसते हुए कहता है, वो जिंदा घूम रहा है और मैं उसे मारने के जुर्म में अंदर हूँ। वाओ, यही है कानून। अब तुम देखना, अपनी आंखें खोलकर देखना, गुंडा से कई गुना ज्यादा जुर्म कानून करेगा। बहुत कानून पर विश्वास है न तुम्हें? अब देखना कानून की सच्चाई। ये सब बोलते हुए विक्रांत ने जेल के ग्रिल को एकदम कसकर पकड़ा हुआ था। अनमोल स्पीचलेस हो चुकी थी। विक्रांत खुद को नॉर्मल करता है और अनमोल के हाथ को पकड़ लेता है। अनमोल की झुकी नजरें उठती हैं। विक्रांत अनमोल के हाथ को अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, धर्मपत्नी, ये बताओ माँ कैसी है? उसने तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं कहा ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल न में सिर मिलाती है। वो अब इमोशनल हो चुकी थी। विक्रांत अनमोल के हाथ पर किस करता है और कहता है, अपना अच्छे से ख्याल रखो, मेरी ज्यादा फिक्र मत करो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनमोल हाँ में सिर मिलाती है। कुछ देर बाद अनमोल वहां से निकल जाती है। अनमोल के जाते ही कुछ पुलिस विक्रांत को फिर एक बार उस कमरे में लेकर जाते हैं। उसे पेट के बल लिटाते हैं और फिर एक बार उसके साथ जुल्म करते हैं। विक्रांत सब कुछ चुपचाप सहता जा रहा था। वहीं विजय किसी काम से पुलिस स्टेशन आया था। उसे भी विक्रांत के जेल में होने की खबर थी। वो कुछ फाइल्स को निकालकर चेक करता है, तभी वो कुछ कांस्टेबल की बात सुनाई देती है। वो लोग विक्रांत से रिलेटेड बातें कर रहे थे। विजय कान लगाकर सुनता है तो उसे विक्रांत के ऊपर होने वाले जुल्म का पता चलता है। विजय जल्दी से उस ओर बढ़ता है जहां विक्रांत के साथ ये सब कुछ हो रहा था। वह उस कमरे में घुसता है। वो जैसे ही अंदर घुसता है उसकी आंखें हैरानी फैल जाती हैं। विजय एकदम से कहता है, ये क्या हो रहा है? एकदम से सारे लोग रुक जाते हैं। विक्रांत उसे एक नज़र विजय को देखता है, फिर से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहां कांस्टेबल थे। विजय एक नज़र विक्रांत को देखता है और उनसे पूछता है, बताओगे ये सब क्या हो रहा है? एक कांस्टेबल कहता है, हमें ऑर्डर मिला है। विजय तुरंत पूछता है, किसने ऑर्डर दिया है? तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैंने। विजय पीछे मुड़ता है। वहां इस वक्त अनिरुद्ध खड़ा था। अनमोल को देखते ही विजय तुरंत उसे सैल्यूट करता है।
अनिरुद्ध अंदर जाता है और सबको वहां से जाने का इशारा करता है। विजय वहीं खड़ा था। अनिरुद्ध उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा? विजय सिर उठाकर उसे देखता है। अनिरुद्ध अपने दांत भींचते हुए कहता है, जाओ यहाँ से। विजय एक नज़र विक्रांत को देखता है और वहां से चला जाता है। विजय के जाते ही अनिरुद्ध एड़ियों के बल बैठता है और सिगरेट निकालकर जलाता है। विक्रांत की आंखें अब भी बंद थीं, उसे नहीं पता कि इस वक्त उसके पास कौन आया है। अनिरुद्ध सिगरेट जलाकर लाइटर को जलाए हुए ही विक्रांत की पीठ पर रखता है। विक्रांत की स्किन हल्की जलने लगती है। विक्रांत कुछ रिएक्ट नहीं करता, मानो उसे कोई दर्द का एहसास ही न हो रहा हो। अनिरुद्ध कहता है, तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? विक्रांत खामोशी से कहता है, इससे भी ज्यादा दर्द मैं पहले ही सह चुका हूँ। अनिरुद्ध सिगरेट मुंह से हटाकर जलता हुआ भाग उसकी गर्दन पर रखता है। विक्रांत अब भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। अनिरुद्ध ये देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कुछ सोचकर अनिरुद्ध के होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वो विक्रांत के कान में धीरे से फुसफुसाता है, तुम्हारी वाइफ को कुछ करूंगा, तब भी तुम्हें दर्द नहीं होगा। विक्रांत झट से उसके गर्दन को पकड़ लेता है। अनिरुद्ध धम्म से जमीन पर बैठ जाता है। विक्रांत अनिरुद्ध को देखता है। उसे देखते ही विक्रांत के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसके कानों में एकदम से अनमोल की आवाज गूंजती है, क्या आपका कोई भाई है? वो इंसान आपके भाई जैसे दिख रहा था, मैं सच कह रही हूँ। विक्रांत अनिरुद्ध के फेस को बहुत गौर से देखता है। वो दिखने में काफी हद तक विक्रांत जैसे ही लगता था। कोई भी उसे देखे तो वो यही कहेगा कि वो विक्रांत का भाई है। अनिरुद्ध झटके से विक्रांत के हाथ को हटाता है और खड़ा होकर एकदम से विक्रांत के चेहरे पर लात मारता है। उसके ऐसा करने के कुछ ही पल में विक्रांत के नाक से खून आने लगता है। अनिरुद्ध अचानक ही उसके बाल को पकड़कर ऊपर करता है और उसके चेहरे को देखकर कहता है, मैं तुम्हें मारने के लिए पता नहीं कितने ही सालों से तड़प रहा था। विक्रांत उसे देखते हुए कहता है, जानकर अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए तड़प रहे थे और ये जानकर हंसी आ रही है कि एक नामर्द से मेरा पाला पड़ा है। अनिरुद्ध अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं नामर्द हूँ या नहीं, ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारी वाइफ मेरे बच्चे की माँ बनेगी। विक्रांत जैसे ही यह सुनता है उसका खून खौल उठता है। वो एकदम से अनिरुद्ध के पैर को पकड़कर खींच लेता है। अनिरुद्ध धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। विक्रांत तुरंत उसके ऊपर जाता है और दोनों हाथों से उसके गर्दन को पकड़ लेता है। अचानक पुलिस आती है और विक्रांत को पकड़कर उससे दूर करती है। विक्रांत जोर से चिल्लाता है, जान से मार दूंगा तुझे। अनिरुद्ध गहरी सांसें लेने लगता है। वो खुद को नॉर्मल करके उठता है और इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, इसे पूरी रात इतना टॉर्चर करो कि सह ही न पाए। इतना बोल वह निकल जाता है। वहीं वो लोग उसे मारने में लग जाते हैं। अनिरुद्ध जैसे ही पुलिस स्टेशन से निकलने वाला होता है तभी अनमोल भागकर अंदर जाती है। अनमोल को विजय ने यहाँ बुलाया था। अनमोल दौड़कर उसी ओर जाती है जहाँ विक्रांत को बुरी तरीके से मारा जा रहा था। अनमोल जैसे ही वहां पहुंचती है और सामने का नजारा देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। अनमोल एकदम से चिल्लाती है, नहीं। विक्रांत अनमोल को देखता है। विक्रांत के नाक और मुंह से खून बह रहा था। इतने सारे लोग मिलकर बसों से मारते जा रहे थे। अनमोल के आंखों से एकदम से आंसू बह निकलते हैं। अनमोल को कुछ लेडीज कांस्टेबल पकड़ लेती हैं। अनमोल छटपटाते हुए चिल्लाती है, क्यों मार रहे हो उन्हें? छोड़ो, प्लीज छोड़ो उन्हें। वहां मौजूद किसी भी कांस्टेबल का हाथ नहीं रुकता। सब बस विक्रांत को पीटते जा रहे थे। मार विक्रांत को पड़ रही थी, वहीं दर्द अनमोल को हो रहा था। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अनमोल बहुत ज्यादा छटपटाने लगती है तो लेडीज कांस्टेबल अनमोल को वहां से लेकर चली जाती हैं। वो सब अनमोल को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ देती हैं, फिर अंदर आने नहीं देते। अनमोल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अंदर जाने की कोशिश करती है पर उसे धक्का मारकर गिरा दिया जाता है। विजय अनमोल को उठाता है और उसे वहां से लेकर बाहर चला जाता है। कुछ दूर चलने पर अनमोल विजय से अपने आप को छुड़ाती है। अनमोल के बाल इस वक्त बिखरे हुए थे। उसकी साड़ी अजीब तरीके से बिखरी हुई थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अनमोल उस पल को याद कर रही थी जब उसने विक्रांत को अरेस्ट करवाया था। अनमोल एकदम से जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहती है, सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी गलती है। विजय अनमोल के दोनों हाथ को पकड़ता है। अनमोल लगातार अपने आप को मारते जा रही थी। विजय थोड़ा चिल्लाकर बुलाता है, अनमोल होश में आओ। अनमोल आंसू से भरी आंखों से विजय को देखती है। अनमोल कहती है, ये कानून सच में बहुत बेकार है। कोई जेल के अंदर किसी को इतना कैसे मार सकता है? ये तो सरासर गलत है। विजय कहता है, कानून बेकार नहीं है, जो लोग हैं वो कानून को बेकार बनाते हैं। अनमोल कहती है, उन लोगों ने उन्हें मार दिया तो? विजय कहता है, कमजोर मत पड़ो अनमोल, तुम कमजोर पड़ गई तो वो लोग जीत जाएंगे। अनमोल एकदम से शांत हो जाती है। विजय कुछ पल ठहर कर पूछता है, विक्रांत को कोर्ट में कब पेश किया जा रहा है? अनमोल धीरे से कहती है, कल। एकदम से वहां सन्नाटा छा जाता है क्योंकि अनमोल के चेहरे से देखकर ये लग नहीं रहा था कि उसके पास विक्रांत को सही साबित करने के लिए कोई सबूत है। रात के करीब 9 बजे अनमोल घर पहुंचती है। अनमोल इधर उधर देखती है तो उसे अजीब लगता है क्योंकि वहां एक भी आदमी मौजूद नहीं थे। ऐसे में विक्रांत के आदमी चारों तरफ फैले रहते थे, लेकिन इस वक्त कोई भी नहीं था।
अनमोल को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वो कुछ सोचकर जल्दी से घर की बढ़ जाती है। वो हॉल में पहुंचती है। हॉल पूरा अंधेरे से घिरा हुआ था। अनमोल लाइट जलाती है। वो जैसे ही लाइट जलाती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हॉल के बीचों बीच शेरखान लेटा हुआ था। उसके सीने से खून बह रहा था। जयश्री सीढ़ी पर गिरी हुई थी। अनमोल एकदम से चिल्लाती है, पापा। वो जल्दी से दौड़कर शेरखान के पास जाती है। वो जल्दी से उसे हिलाते हुए आवाज देती है, पापा पापा। अनमोल जयश्री के पास जाती है और उसे बुलाती है, माँ माँ। अनमोल बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। हॉस्पिटल। शेरखान को ऑपरेशन थिएटर पर थे। अनमोल परेशानी से इधर से उधर घूम रही थी। जयश्री को एक डॉक्टर चेक कर रहा था। जयश्री को बस सीढ़ियों से गिरने की वजह से चोट आई थी, वरना ऐसे कोई गहरी चोट नहीं थी। शेरखान को सीने पर गोली लगी थी। बहुत ब्लड लॉस हो चुका था। शेरा जल्दी से भागकर आता है। वो अनमोल को देखकर पूछता है, क्या हुआ? अनमोल कहती है, पता नहीं किसी ने पापा पर गोली चलाई है। जब मैं घर में पहुंची तो वो नीचे गिरे हुए थे। अनमोल बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसके आंखों में इस वक्त नमी थी। शेरा परेशान होकर ऑपरेशन थिएटर की ओर देखता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। अनमोल जल्दी से उनसे पूछती है, डॉक्टर, पापा कैसे हैं? डॉक्टर कहते हैं, हमने अपना काम तो कर दिया है। उन्हें होश आएगा तभी हम कुछ बता सकते हैं। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अनमोल खामोशी से बेंच पर बैठ जाती है। शेरा अनमोल को देखने लगता है। अनमोल पूरी शांत हो चुकी थी। बहुत देर बाद वो धीरे से कहती है, पता चला किसने भेजा था उन लोगों को? शेरा हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ, भाई के मामा ने। अनमोल फिर एक बार शांत हो जाती है। कुछ सोचकर अनमोल उठती है और कहती है, आप पापा माँ का ध्यान रखिए, मैं आती हूँ। शेरा जल्दी से पूछता है, आप कहाँ जा रही हैं? अनमोल बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। अनमोल खोई हुई सी रास्ते में चल रही थी, मानो उसे कोई होश न हो। रोड में गाड़ियां चलती जा रही थी। कुछ दूरी पर पहुंचते ही अनमोल के सामने एक कार रुकती है। अनमोल सामने देखती है। कार का दरवाजा खुलता है। अनमोल की नज़र सीधा अनिरुद्ध से जाकर टकराती है। उसे देखते ही अनमोल के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। अनिरुद्ध कार से उतरकर अनमोल के बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है। अनमोल भी खामोशी से उसे देख रही थी। अनिरुद्ध स्माइल करते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? एसडीएम अनमोल, सबूत ढूंढने जा रही हो? अनमोल कुछ नहीं कहती। अनिरुद्ध कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम्हें सबूत ढूंढने की मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अनमोल असमंजस से उसे देखती है। अनिरुद्ध उसके चारों ओर घूमते हुए कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी है और तुम्हारे पति का केस क्लोज। अनिरुद्ध अब उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो अनमोल के आंखों में देखने लगता है। अनमोल को अचानक हंसी आ जाती है। वो अनिरुद्ध को देखते हुए कहता है, वैसे तो तुमने मुझे बहुत अच्छे तरीके फंसाया है, लेकिन फिर भी मुझे तुम एक किस्म के बेवकूफ नजर आ रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे फिर से ब्लैकमेल करोगे और मैं हो जाऊंगी मेरा शरीर, तो क्या मैं अपनी परछाई तक तुम्हें छूने नहीं दूंगी? अनमोल वहां से जाने लगती है। तभी अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ लेता है। अनमोल मुड़कर उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। अनिरुद्ध का चेहरा एक ओर झुक जाता है। अनमोल अपने दांत पीसते हुए कहती है, आइंदा से मुझे छूने से पहले ये थप्पड़ जरूर याद रखना। अनमोल अब वहां से जाने लगती है। अनिरुद्ध अपने दांत पिसता है। अगले दिन सुबह के करीब 11 बज रहे थे। कोर्ट रूम के अंदर विक्रांत इस वक्त कटघरे में खड़ा था। विक्रांत के खिलाफ लोग भरे हुए थे। विक्रांत के साइड वाले वहां ज्यादा कोई नहीं था, बस शेरा वहां मौजूद था। शेरा बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। जज आकर अपनी जगह पर बैठते हैं। अनमोल नंदिनी के साथ अंदर आती है। अनमोल ने आर्यन का हाथ पकड़ा हुआ था। नंदिनी आज ही हैदराबाद आई थी। अनमोल की नज़र विक्रांत पर जाती है। विक्रांत चुप खड़ा था। नंदिनी अपनी जगह पर जाकर बैठती है। वहीं अनमोल आर्यन को लेकर बैठ जाती है। कार्रवाई शुरू होती है। विक्रांत के खिलाफ लड़ने वाले वकील मिस्टर राठी खड़े होते हैं और केस की शुरुआत करते हैं। मिस्टर राठी कहते हैं, माय लॉर्ड, आज इस अदालत के सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसने कानून को अपनी जेब में समझ रखा है। विक्रांत नाम है इसका, लेकिन लोग इन्हें विकी भाई के नाम से जानते हैं। इसके कारनामे किसी से छुपे नहीं हैं। ये वही शख्स है जिसने खुलेआम एमएलए श्रीकांत रावत पर जानलेवा हमला किया, और वो भी बिना किसी डर के। इस घटना की खबर चारों तरफ आग की तरह फैली। न्यूज चैनलों से लेकर अखबारों तक हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, विकी भाई। वो फाइल से कुछ फोटो और क्लिपिंग्स निकालते हुए कहते हैं, ये देखिए सबूत, घटनास्थल की तस्वीरें, चश्मदीदों के बयान और वो वीडियो क्लिप जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि विक्रांत ने एमएलए को जान से मार दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है माय लॉर्ड। ये व्यक्ति एक बहुत खतरनाक गुंडा है जिस पर पहले से कई केस दर्ज हैं। फिर वो कोर्टरूम की ओर मुड़कर कहते हैं, और आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस अपराधी को उसके किए की सजा दिलवाएं, ताकि आम जनता को न्याय प्रणाली पर भरोसा बना रहे। इतना कहकर मिस्टर राठी अपनी जगह बैठ जाते हैं। कोर्टरूम में एक पल को सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें अब विक्रांत पर टिकी होती हैं। जैसे ही मिस्टर राठी अपनी बात खत्म करते हैं, जज नजरें उठाकर कहते हैं, डिफेंस की तरफ से कोई कुछ कहना चाहेगा?
तभी नंदिनी धीमे कदमों से अपनी सीट से उठती हैं। वो फाइल थामे हुए जज के सामने खड़ी होती हैं। माय लॉर्ड, नंदिनी बोलना शुरू करती हैं, मुझे आश्चर्य है कि इस केस को केवल एक न्यूज़ हेडलाइन की तरह पेश किया जा रहा है। जी हाँ, मेरे क्लाइंट विक्रांत पर एमएलए श्रीकांत रावत पर हमला करने का आरोप है, लेकिन क्या अदालत सिर्फ दिखावे पर फैसला सुना देगी? वो एक क्षण रुकती हैं, फिर आगे कहती हैं, एमएलए श्रीकांत के अलावा गांव के 3 लोग भी मारे गए थे, लेकिन उस केस को दबा दिया गया। पूछताछ करने पर पता चला है कि उन लोगों को मारने वाले एमएलए श्रीकांत के आदमी थे और उन्हें एमएलए श्रीकांत ने ही भेजा था। मेरे पास उन सबके सबूत हैं, मैं उसे पेश करना चाहूंगी। कोर्टरूम में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। अनमोल की आंखें नंदिनी पर टिक जाती हैं। नंदिनी अपने टेबल से सबूत लेकर जज की ओर बढ़ाते हैं। वहां वीडियो चलाया जाता है, उसमें श्रीकांत गांव वालों को जो झूठ बोलकर जमीन लिए थे उस बारे में कुछ आदमियों के साथ चर्चा कर रहे थे। 3 लोग जो मारे गए थे उन्होंने वो सारी बातें सुन ली थी और एक ने वीडियो बनाई थी। सारे वीडियो को देखने के बाद मिस्टर राठी कहते हैं, माय लॉर्ड, मुझे लगता है मिस नंदिनी को शायद केस का असली मुद्दा नहीं पता। असली मुद्दा ये है कि विक्रांत ने एमएलए को मारा है। नंदिनी एकदम से कहती हैं, विक्रांत ने एमएलए को मारा ये मुद्दा बन सकता है, लेकिन एमएलए ने उन 3 लोगों को मरवाया है ये मुद्दा नहीं बन सकता। मिस्टर राठी कहता है, मिस नंदिनी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको अदालत के नियम कानून नहीं मालूम, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। जिस केस पर इस वक्त बात हो रही है आप उसी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, न कि आप केस को घुमा सकते हैं। मिस्टर राठी अब जज को देखते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, मुझे लगता है डिफेंस में कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए ये केस को घुमा रहे हैं और अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। नंदिनी तुरंत कहते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं केस को घुमा रही हूँ तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। इतना बोल वो विक्रांत के पास जाती हैं और विक्रांत से कहती हैं, विक्रांत, अपनी शर्ट उतारो। विक्रांत खामोश रहता है। नंदिनी जोर देते हुए कहती हैं, विक्रांत, मैंने कहा अपनी शर्ट उतारो। मिस्टर राठी एकदम से हंसते हुए कहते हैं, मिस नंदिनी, आखिर आप करना क्या चाहती हैं? विक्रांत अपनी शर्ट उतारता है। उसकी शर्ट उतारते ही सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। नंदिनी कहती है, हाँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट को जेल के अंदर बिना किसी वजह के बेरहमी से टॉर्चर किया गया है। क्या इसका कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं आप, मिस्टर राठी? मिस्टर राठी कहती हैं, इसमें जस्टिफिकेशन क्या देना है? पूछताछ करने पर अगर वो जवाब नहीं देते तो मारने में कुछ गलत नहीं है। नंदिनी फिर एक बार सबूत जज की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, ये उस वक्त की फुटेज है जब मेरे क्लाइंट पर टॉर्चर किया जा रहा था। फिर से वीडियो प्ले किया जाता है जिसमें विक्रांत को बहुत ज्यादा मारा जा रहा था और उसमें पुलिस नहीं थी बल्कि कुछ नेता थे जो अपनी खुन्नस उतार रहे थे। वो वीडियो देखते ही मिस्टर राठी थोड़े हकबका जाते हैं, वहीं वहां मौजूद नेता भी थोड़े घबरा जाते हैं। नंदिनी कहती है, पुलिस का मारना तो समझ आता है, लेकिन नेताओं की फौज यहाँ क्या कर रही थी? क्या वो भी पूछताछ में मदद कर रही थी? जज की नजरें एकदम से मिस्टर राठी पर जाती हैं। नंदिनी आगे कहती हैं, और एक बात पूछना चाहूंगी कि मेरे क्लाइंट पर जो आरोप लगाया गया है वो कौन सा आरोप है? उसे जवाब मिलता है, एमएलए श्रीकांत को जान से मारने का आरोप। नंदिनी फिर से एक वीडियो प्ले करवाती है। उसमें विक्रांत के घर की वीडियो थी जिसमें श्रीकांत शेरखान को मार रहा था। मिस्टर राठी एकदम से खड़े हो जाते हैं। नंदिनी कहती है, मैं मिस्टर राठी से पूछना चाहूंगी कि आखिर ये जो वीडियो में दिख रहा है वो कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं श्रीकांत की आत्मा बदला लेने के लिए मेरे क्लाइंट के घर में घुस गई और उसके पापा को जान से मारने की कोशिश की? मिस्टर राठी बुरी तरह से घबरा जाते हैं। वो हकलाकर कहते हैं, हो सकता है। उसकी बात सुन लोगों को अचानक हंसी आ जाती है। जज हथौड़े को पीटते हुए कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर। फिर वो मिस्टर राठी को देखकर कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर राठी? मिस्टर राठी एकदम से कहते हैं, ये वीडियो ही झूठ है, इनके सारे सबूत झूठे हैं। नंदिनी को एकदम से हंसी आ जाती है। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है, फिर कहती है, माय लॉर्ड, अगर मेरे पेश किए गए सारे सबूत झूठे हैं तो आप चेक कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माहौल एक पल के शांत हो जाता है। नंदिनी कहती है, मुझे जो इस वक्त दिख रहा है वो है झूठा ऑफर। झूठा ऑफर करवाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि जिन्होंने भी ये हरकत की है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जज अब मिस्टर राठी को देखते हैं। उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। जज अब फैसला सुनाते हैं। इस अदालत के सामने प्रस्तुत सभी वीडियो फुटेज और सबूत प्रमाणित करते हैं कि न केवल श्रीकांत रावत दोषी हैं, बल्कि इस केस को झूठे मुकदमे की दिशा में मोड़ने की कोशिश भी की गई। झूठा ऑफर दर्ज कराना न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। वो अब सीधे मिस्टर राठी की ओर देखते हैं। मिस्टर राठी, एक सीनियर वकील होने के बावजूद आपने इस अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। आपको चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में ऐसा आचरण दोहराया गया तो आपके खिलाफ बार काउंसिल को रिपोर्ट भेजी जाएगी। फिर वो गंभीर स्वर में आगे कहते हैं, जहां तक विक्रांत का प्रश्न है, उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों को अदालत खारिज करती है और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। इसके साथ ही श्रीकांत रावत के खिलाफ हत्या, षड्यंत्र और अतिक्रमण के आरोप में मामला दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।
इसके अतिरिक्त झूठी एफआईआर दर्ज करवाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। जज हथौड़ा बजाते हैं और कहते हैं, अदालत इस फैसले के साथ स्थगित की जाती है। जज वहां से उठकर चले जाते हैं। विक्रांत के हाथ की हथकड़ी को खोला जाता है। अनमोल आर्यन के हाथ को पकड़े नंदिनी के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़कर कहती है, थैंक यू सो मच। नंदिनी उसके हाथ पर अपना हाथ रखे कहती है, थैंक यू मत कहो, विक्रांत ने मेरी इससे भी ज्यादा मदद की है, इसलिए मैं विक्रांत और उसकी फैमिली के लिए हर वक्त खड़ी हूँ। अनमोल धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। अब उसकी नजरें विक्रांत पर जाती हैं। विक्रांत अब भी कटघरे में खड़ा था। अनमोल जल्दी से दौड़कर उसके पास जाती है और तुरंत उसके आगे जाकर उसे गले लगा लेती है। अनमोल विक्रांत को कसकर पकड़े सिसकने लगती है। विक्रांत भी अनमोल को अब टाइटली पकड़ लेता है और अपना चिन उसके कंधे पर टिका लेता है। अनमोल सिसकते हुए कहती है, आई एम सॉरी। विक्रांत अनमोल के कान में फुसफुसाता है, मेरे 2 दर्जन बच्चों को और कितना वेट करना होगा धर्मपत्नी। अनमोल रोते रोते एकदम से हंस पड़ती है के हाथ को पकड़े कोर्ट रूम से बाहर निकलती है। उनके साथ नंदिनी और आर्यन भी थी। बाहर ही कई सारे रिपोर्टर खड़े थे। अनमोल और विक्रांत को देखते ही सब उन्हें घेर लेते हैं। रिपोर्टर कहते हैं, मिस्टर राठी का कहना है कि आपने गैर कानूनी तरीके से इस केस को जीता है, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अनमोल कहती है, मेरे पास आप सबके लिए कुछ है। सभी लोग एकदम से क्यूरियस होकर अनमोल को देखते हैं। अनमोल फोन निकालती है। वो विक्रांत का फोन था जो अनमोल अभी फिलहाल यूज कर रही थी, क्योंकि उसका फोन तो नाली में गिर गया था। अनमोल एक रिकॉर्डिंग ऑन करती है और माइक पर सटाती है। उसके ऐसा करते ही कल जो अनिरुद्ध ने अनमोल को जो बात कही थी सब सुनने लगते हैं। वही जैसे ही विक्रांत सुनता है उसका खून खौल उठता है। अनमोल विक्रांत के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। रिपोर्टर पूछते हैं, ये किसकी आवाज है? अनमोल वीडियो दिखाती है, उसने चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। जैसे ही सब वीडियो देखते हैं सब हैरान रह जाते हैं। अनमोल कहती है, मुझे लगता है आज के लिए इतना न्यूज काफी है। इतना बोल वो विक्रांत को वहां से खींचते हुए लेकर जाती है। वहीं अनिरुद्ध की वो न्यूज बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है। श्रीकांत को पुलिस ढूंढकर निकालती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। विक्रांत और अनमोल इस वक्त हॉस्पिटल में थे। विक्रांत जयश्री के गले लगा हुआ था। जयश्री सिसकते हुए रो रही थी। अनमोल उन दोनों को देख रही थी। जयश्री विक्रांत से अलग होकर उसके माथे को चूम लेती है और फिक्र से कहती है, आप ठीक तो है ना विक्रांत? विक्रांत कहता है, ठीक न होता तो आपके सामने कैसे खड़ा होता। जयश्री फिर एक बार विक्रांत के गले लग जाती है। जयश्री अब पूरी खामोश हो जाती है। बहुत देर बाद दोनों अलग होते हैं। विक्रांत जयश्री के चेहरे को पकड़कर पूछता है, माँ, क्या अब भी आप धर्मपत्नी से नाराज हैं? जयश्री अनमोल को देखती है जो उसे ही देख रही थी। जयश्री अनमोल से नजरें हटाकर विक्रांत से कहता है, हाँ, मैं अब भी नाराज हूँ। अनमोल का चेहरा उतर जाता है। जयश्री एकदम से कहती है, लेकिन एक तरीका है जिससे मेरी नाराजगी खत्म हो सकती है। अनमोल की आंखें चमक उठती हैं। वो जल्दी से कहती है, हाँ बोलिए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। जयश्री उसे एक नज़र देखती है, फिर कहती है, मुझे जल्दी से दादी बना दीजिए। विक्रांत कहता है, फिर तो समझिए हो गया। अनमोल शर्माते हुए नजरें झुका लेती है। विक्रांत कहता है, मैं आपके पति से मिलकर आता हूँ। जयश्री हाँ में सिर हिलाती है। विक्रांत वहां से चला जाता है। अनमोल वहीं खड़ी रहती है। कुछ देर तक तो वहां शांति रहती है, पर कुछ पल बाद जयश्री खुद बात शुरू करती है। जयश्री अनमोल से कहती है, आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए। अनमोल जाकर बेड पर बैठ जाती है। जयश्री कहती है, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त विक्रांत के पापा ने गुंडागर्दी छोड़ दी थी, तो मुझे यकीन है कि जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो विक्रांत भी सब छोड़ देंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ आप जल्द प्रेग्नेंट हो जाए। अनमोल खामोश रहती है। विक्रांत और शेर खान में डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि शेर खान जयश्री के लिए सब कुछ छोड़ देता था, लेकिन विक्रांत ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने जब किसी चीज को पकड़ा है तो वो किसी के लिए भी नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर विक्रांत शेर खान के पास बैठा हुआ था। शेर खान की आंखें बंद थी, लेकिन उन्हें होश था। दोनों बाप बेटे बिल्कुल खामोश थे। कुछ देर बाद शेर खान कहते हैं, मुझे लगता है मुझे उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, पर दिलरुबा ने अपनी कसम में बांध दिया, इसलिए वो अब भी जिंदा घूम रहा है। विक्रांत कहता है, उसके बारे में मत सोचिए, आज रात उसका आखिरी दिन होगा। उसने आपको चोट पहुंचाई है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? शेर खान कुछ नहीं कहता। उसे पहले से पता था विक्रांत को ये पता चलेगा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। विक्रांत कुछ पल रुककर कहता है, वैसे पापा, मेरे अलावा आपकी कोई दूसरी औलाद भी है क्या? शेर खान झट से अपनी आंखें खोलता है और विक्रांत को देखता है। शेर खान कहता है, आपको कैसे पता चला? विक्रांत एकदम से कहता है, मतलब है। शेर खान कहता है नहीं, थी, हमारी पहली बच्ची थी जो जन्म होने से पहले ही मर गई थी। विक्रांत के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। शेर खान आगे कहते हैं, इसलिए तो दिलरुबा हर वक्त आपके फिक्र में रहती हैं। आपके हॉस्टल जाने के बाद वो रात भर हॉस्टल में कॉल करके पता लगाती थी कि आप कैसे हो। वो बहुत डरती है। उसके मन में हमेशा डर लगा रहता है कि पहली बच्ची की तरह आपको कुछ हो न जाए।
विक्रांत कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। आज उसे पहली बार मालूम चला था कि उसकी एक बड़ी बहन थी जो जन्म होने से पहले मर गई थी। कुछ देर बाद विक्रांत कहता है, और कोई बच्चा था क्या? शेर खान कहता है, हुआ क्या है ये बताइए। विक्रांत एक गहरी सांस लेकर कहता है, जेल में मैंने एक इंसान को देखा, उसका चेहरा मुझसे मिलता जुलता था। ऐसा लग रहा था मानो वो मेरा भाई हो। शेर खान कहता है, आपके अलावा हमारा कोई बच्चा नहीं है। विक्रांत कहता है, याद कीजिए कहीं आपकी कोई गर्लफ्रेंड के पेट में आपका बच्चा तो नहीं रह गया। शेर खान विक्रांत को घूरता है और कहता है, मैं अपनी दिलरुबा से इस कदर मोहब्बत करता हूँ कि उसके सिवाय किसी को देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी जिंदगी में दिलरुबा के अलावा कोई नहीं था और न कभी हो सकता है। विक्रांत एक पल रुक कर कहता है, अच्छी बात है, अगर होता तो मैं आपको अपनी माँ की जिंदगी से निकाल फेंकता। शेर खान उसे बहुत बुरी तरीके से घूरता है। रीडर अंडरस्को कॉन्टेंट अंडरस्को पेज। और वहीं एक बंगले में अनिरुद्ध सोफे पर बैठा हुआ था और सामने टीवी को एकटक देख रहा था। टीवी में उसकी ही न्यूज चल रही थी। तभी किसी का हाथ उसके कंधे पर ठहरता है। अनिरुद्ध शांत ही रहता है। अनिरुद्ध के कंधे पर जो हाथ था वो एक औरत का हाथ था। वहां अंधेरा था, बस टीवी की ही लाइट जली हुई थी, इसलिए उस औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो औरत कहती है, अनिरुद्ध तुम यहाँ से चले जाओ, ये सब मृदुल संभाल लेंगे। अनिरुद्ध अकड़ते हुए कहता है, मैं डरता हूँ क्या ये सबसे, मुझे बस उस विक्रांत शेरगिल और शेरखान शेरगिल का नामोनिशान मिटाना है। वो औरत उसके कंधे को दबाते हुए कहती है, अपनी माँ की बात नहीं मानोगे? अनिरुद्ध उस ओर की ओर देखता है। वो औरत उसके गाल पर हाथ रखे कहती है, मेरी बात मानो, चले जाओ यहाँ से। अनिरुद्ध एकदम से कहता है, माँ। वो औरत थोड़ी सख्त आवाज में कहती है, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध एकदम से खामोश हो जाता है। वो औरत उसके कंधे पर दबाते हुए कहती है, मैं मृदुल से कहकर तुम्हारे जाने की बंदोबस्त करती हूँ। इतना बोलकर वो चली जाती है। वही अनिरुद्ध एकदम से अपनी मुट्ठी कसता है। उसकी आंखों में नफरत से भरी गुस्से के अलावा कुछ नहीं था। रात के करीब 8 बजे विक्रांत इस वक्त बेड पर लेटा हुआ था। वही अनमोल उसके घाव पर दवाई लगा रही थी। उसकी एक एक चोटों को देखकर अनमोल को बहुत तकलीफ हो रही थी। विक्रांत की आंखें बंद थी। विक्रांत एकदम से कहता है, धर्मपत्नी मुझे सब कुछ जानना है, तुमने क्या किया, कैसे किया? अनमोल दवाई लगाते लगाते एकदम से रुक जाती हैं। वो विक्रांत को एक नज़र देखती हैं, फिर दोबारा से दवाई लगाते हुए कहती हैं, आपको याद है आपने मुझे एक बार बताया था कि झूमर में आपने कैमरा लगाया है, उस कैमरे में वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था, किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया था। वही अनिरुद्ध रास्ते पर जब मिला तो मैंने पहले ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो कुछ न कुछ अपने मुंह से जरूर उगलेगा। बाकी आपने एक बार बताया था न कि कुछ ऐसे आदमी हैं आपके पास जो सीक्रेट है, और आपने मुझे उनसे मिलाया भी था। बस मैंने उन सबसे मिलकर सारे सबूत एक ही रात में इकट्ठा कर लिए। विक्रांत अचानक से पलटता है। अनमोल सीधा उसके ऊपर गिर जाती है। अनमोल हैरानी से उसे देखती है। विक्रांत अनमोल के बालों को साइड करके कहता है, कानून का भूत उतरा या अब भी बाकी है? अनमोल कहती है, मैं इस कानून को सुधारना चाहती हूँ। मैं अब भी चाहती हूँ कि आप इस गुंडागर्दी को छोड़ दो। विक्रांत एक गहरी सांस लेकर कहता है, पर मैं नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। जब मैंने तुम्हें कानून से जुड़ने के लिए नहीं रोका तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो? अनमोल कहती है, आप समझते क्यों नहीं, वो गलत है। विक्रांत कहता है, क्या गलत है बताओ मुझे। मैं ऐसे वैसे किसी की जान नहीं लेता, जो गलती करता है सिर्फ उसकी जान लेता हूँ। लोगों की जमीन पर कब्जा करके मैं खुद कुछ नहीं करता, मैं कब्जा ही इसलिए करता हूँ ताकि कोई दूसरा उनसे न छीन सके। अनमोल एक पल रोक कर कहती हैं, लोग आपसे डरते हैं, आपको गलत समझते हैं, मुझे वो नहीं पसंद। मैं लोगों को आपसे डरकर झुकते हुए नहीं, बल्कि इज्जत से झुकते हुए देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दुनिया आपकी अच्छाई देखे, बुराई नहीं। विक्रांत अनमोल के गाल को सहलाते हुए कहता है, मुझे जिसको अच्छाई दिखानी है मैं उसे ही दिखाता हूँ। मेरी अच्छाई देखने की हैसियत हर किसी में नहीं है। अनमोल एकदम से खामोश हो जाती है। विक्रांत अनमोल की आंखों में देखकर कहता है, मुझे बदलने की कोशिश मत करो धर्मपत्नी, मैं बदलना नहीं चाहता। अनमोल धीरे से कहती है, ठीक है, मैं नहीं करूंगी। ये सुनते ही विक्रांत अनमोल के माथे पर किस कर लेता है। कुछ पल बाद अनमोल विक्रांत के ऊपर से हटकर बैठती है और कहती है, आपने सारी दवाई बेड पर लगा दी, अब मुझे फिर से लगाना पड़ेगा। विक्रांत फिर से पेट के बल लेटता है। अनमोल फिर से दवाई लगाती है। अनमोल को कुछ याद आती है। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, पतिदेव, उस दिन जो आपने कहा था वो दोबारा कहिए ना। विक्रांत कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, क्या कहा था मैंने? अनमोल कहती है, वो जो एक बड़ा सा दिल बना हुआ था उसके अंदर मैं खड़ी थी, आप घुटनों के बल बैठे थे, तब जो आपने कहा था वो बोलिए ना। विक्रांत जानबूझकर अनजान बनते हुए कहता है, क्या कहा था मैंने? अनमोल उसे घूरकर देखती है। विक्रांत इस वक्त अनमोल के एक्सप्रेशन को देख नहीं पा रहा था। अनमोल कहती है, क्या आपको सच में याद नहीं? विक्रांत कहता है, नहीं। अनमोल चिढ़ते हुए कहती है, याद कीजिए ना, 3 वर्ड थे। विक्रांत एकदम से कहता है, अच्छा, याद आया मुझे। अनमोल एकदम से खुश हो जाती है क्योंकि उसे विक्रांत के मुंह से आई लव यू सुनना था।
अनमोल विक्रांत के बोलने का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। विक्रांत कहता है, यू चीटेड मी धर्मपत्नी। अनमोल का मुंह एकदम से उतर जाता है। वो मुंह बनाकर कहती है, ये नहीं, इसके पहले जो आपने कहा था। विक्रांत याद करने की कोशिश करता है। कुछ पल में वो हार मानकर कहता है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा धर्मपत्नी। अनमोल बुरा सा मुंह बनाती है। जब विक्रांत ने कहा था तब अनमोल जवाब नहीं दे पाई, पर अब जब वो जवाब देना चाहती है तो विक्रांत कह नहीं रहा। अनमोल फिर से कोशिश करती है, ये बताइए कुश के भाई का नाम क्या था। विक्रांत जवाब देता है, लव। अनमोल जल्दी से कहती है, हाँ, इस वर्ड के आगे पीछे लगाकर आपने कुछ कहा था ना, याद कीजिए। विक्रांत थोड़ा सोचता है और एकदम से कहता है, अच्छा हाँ, याद आया। अनमोल फिर एक बार खुश हो जाती है, उसका चेहरा खिल जाता है। वो विक्रांत के बोलने का इंतजार करती है। विक्रांत सीधा होता है, अनमोल अपनी नजरें झुकाती है। वो नर्वस थी, वो खुश भी थी और एक्साइटेड भी। विक्रांत अनमोल के चेहरे के पास झुकता है और उसके चिन को पकड़कर ऊपर करता है। अनमोल की नजरें विक्रांत से टकरा जाती हैं। विक्रांत अनमोल की आंखों में एक टक देखने लगता है। अनमोल अपने होंठ दांतों से दबाती है, वो बहुत नर्वस हो रही थी। विक्रांत कहता है, आए। अनमोल की धड़कनें जोर जोर से धक धक करने लगती हैं। विक्रांत कहता है, लव। अनमोल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। विक्रांत एकदम से कहता है, मेरे 2 दर्जन बच्चे। अनमोल का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा जाता है। उसकी एक्साइटमेंट एक ही झटके में खत्म हो जाती है। अनमोल निराश सी हो जाती है। विक्रांत कहता है, यही कहा था न मैंने। अनमोल को समझ आ चुका था कि विक्रांत जानबूझकर ऐसा बोल रहा है, इसलिए वो अब उसे फोर्स नहीं करती। वो बिना इंटरेस्ट के कहती है, हाँ यही कहा था। अनमोल अब विक्रांत के सीने पर लगी चोटों पर दवाई लगाती है। विक्रांत अनमोल को देखने लगता है। अब अनमोल का पूरा ध्यान विक्रांत को दवाई लगाने पर था। अनमोल के कुछ बाल उसके चेहरे पर आने लगते हैं। विक्रांत उसके बाल को कान के पीछे करता है। विक्रांत अनमोल के नाक को छूता है, उसके होठों को छूता है, उसके गालों को छूता है। अनमोल अपने काम में व्यस्त थी। विक्रांत आगे बढ़कर अनमोल के नाक पर किस करता है। अनमोल कहती है, सही से बैठिए। विक्रांत आगे बढ़कर अनमोल के गाल पर किस करता है। अनमोल अपने काम में व्यस्त हुई ही कहती है, मुझे दवाई लगाने दीजिए ना। विक्रांत अनमोल के दोनों हाथों को पकड़ता है और अचानक ही उसे लिटा देता है। अनमोल हैरानी से उसे देखती है। विक्रांत अनमोल की साड़ी की पल्लू से उसके हाथों को बांध देता है। अनमोल कहती है, क्या कर रहे हो। विक्रांत बिना कुछ कहे अनमोल की साड़ी को खोलता है। अनमोल दरवाजे की ओर देखकर कहती है, दरवाजा खुला है। विक्रांत एक नज़र दरवाजे की ओर देखता है, फिर कंबल को खोलकर अनमोल की गर्दन तक ढक देता है। विक्रांत कंबल के अंदर चला जाता है। अनमोल की सांसें तेज हो जाती हैं। अचानक ही वो अपनी मुट्ठी को कस लेती है। उसकी सिसकियां निकलने लगती हैं। अनमोल के मुंह से एकदम से आह निकल जाती है। अनमोल अपनी आंखें कसकर बंद करती है और अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है। विक्रांत कुछ पल बाद कंबल से बाहर आता है। वो इस वक्त अनमोल के चेहरे के पास था। विक्रांत अनमोल के बारी बारी से उसके पलकों पर किस करता है, फिर उसके दोनों गाल पर, फिर उसके नाक पर, आखिर में वो अनमोल के होठों पर अपने होठ रखता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते हुए विक्रांत अनमोल के हाथ को खोल देता है। अनमोल विक्रांत के बालों को सहलाने लगती है। तभी एक आवाज आती है, अनमोल। अनमोल तुरंत विक्रांत के बाल को पकड़कर उसे दूर करती है। अनमोल उसे नीचे धक्का देती है और कंबल से अच्छे से ढक लेती है। कमरे में जयश्री आती है। अनमोल वैसे ही लेटी हुई गर्दन घुमाती है और जवाब देती है, हाँ माँ। जयश्री अनमोल को अजीब निगाहों से देखती है। जयश्री का ध्यान नीचे की ओर नहीं था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आया कि उस कंबल के अंदर अनमोल के सिवाय कोई और भी है। जयश्री कहती है, इतनी गर्मी में आप कंबल के अंदर क्या कर रही हैं। अनमोल कहती है, वो मुझे उसके मुंह से एकदम से ही आवाज निकलती है, जिससे जयश्री को अजीब लगता है। अनमोल भी हकपका जाती है। जयश्री थोड़ा ध्यान से देखती है तो उसे ठहरने का मौका नहीं मिलता। जयश्री सीधा वहां से निकलते हुए कहती है, दरवाजा तो बंद किया करो। वो दरवाजा बंद करके चली जाती है। अनमोल इतनी ज्यादा एम्बैरस हो जाती है कि उसे रोने का ही मन करता है। विक्रांत इस वक्त उसके थाई के पास किस कर रहा था। उसने तभी अचानक काट लिया था। विक्रांत अब दोबारा ऊपर आता है और कंबल से बाहर निकलता है। अनमोल रोनी सी शक्ल बनाकर कहती है, आप बहुत बेशर्म हो। आपने क्यों काटा मुझे। माँ को पता चल गया कि आप कंबल के अंदर हो। अब मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी। विक्रांत कहता है, तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे उन्हें पता ही न हो कि हम ये सब करते हैं। इसमें नई बात क्या है। अनमोल उसे धक्का देते हुए कहती है, हटिए मेरे ऊपर से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। एम्बैरस कर दिया आपने मुझे। अनमोल ऑलमोस्ट रोने को थी। विक्रांत कहता है, मैं कंबल के अंदर था इसलिए तुम एम्बैरस हो गई। जब मेरा बच्चा तुम्हारे पेट के अंदर रहेगा तब क्या करोगी। हर जगह एम्बैरस होता हुआ घूमोगी। अनमोल विक्रांत को देखने लगती है। अनमोल का चेहरा इस वक्त ऐसे था जैसे वो कभी भी रो देगी। विक्रांत कहता है, मैं कंबल के अंदर रहूंगा, तभी तो मेरा बच्चा तुम्हारे पेट के अंदर जाएगा। अनमोल की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अनमोल ऊपर की ओर देखती है और कहती है, हे भगवान, आपने अच्छा पति दिया ठीक है, लेकिन इतना बेशर्म पति देने की क्या जरूरत थी।
थोड़ा तो शर्म हया होनी चाहिए। विक्रांत कहता है, मैं शर्माने लगा तो मेरे 2 दर्जन बच्चों का क्या होगा धर्मपत्नी। अनमोल रोनी सी शक्ल बनाकर कहती है, मम्मा कोई बचाओ मुझे। विक्रांत कहता है, उन्होंने ही तो तुमसे मेरी शादी कराई है, उन्होंने तो पूरा परमिशन दे रखा है ये सबके लिए। अनमोल की आंखें फिर एक बार हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। विक्रांत कहता है, तुम्हें याद है धर्मपत्नी, उन्होंने गिफ्ट में हम दोनों को बेड भी दिया था। क्यों दिया होगा बोलो। अनमोल विक्रांत के कंधे पर मारते हुए कहती हैं, वो सोने के लिए दिया था उन्होंने, आपकी तरह उनकी सोच गंदी नहीं है। विक्रांत तुरंत कहता है, पूछे। अनमोल कहती है, पूछ लीजिए। विक्रांत कहता है, ठीक है। इतना बोल वो अनमोल के ऊपर से हटता है और फोन उठाकर सीधा आलोक को कॉल करती है। अनमोल पहले से विक्रांत को वार्निंग देती है, उल्टा सीधा सवाल मत कीजिएगा, बस ये पूछिए कि उन्होंने बेड क्यों दी। विक्रांत सिर हिलाता है। तभी आलोक कॉल रिसीव करते हैं। उधर से आवाज आती है, हेलो। विक्रांत कहता है, हेलो ससुर जी, मुझे आपसे एक सवाल करना था। आलोक कहते हैं, हाँ बोलिए दामाद जी। विक्रांत कहता है, ये बताइए आपने शादी के वक्त अपनी बेटी को बेड क्यों दिया था। अनमोल राहत की सांस लेती है कि विक्रांत ने कुछ ऊटपटांग चीज नहीं पूछी, हालांकि ये भी एक ऊटपटांग सवाल ही था। आलोक थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आलोक सवाल करते हैं, बेड अच्छा नहीं था क्या दामाद जी। विक्रांत कहता है, बेड बहुत अच्छा था, बस मेरा यही सवाल था कि आपने बेड क्यों दी। आलोक कहते हैं, सोने के लिए। अनमोल स्माइल करते हुए विक्रांत को देखती है जैसे कह रही हो, देखा मैंने कहा था ना। विक्रांत अनमोल को ही देख रहा था। वो अचानक ही कहता है, सिर्फ सोने के लिए। और अनमोल झट से विक्रांत से फोन छीनती है और बेड से उठ जाती है। वो फोन को कान से सटाकर कहती है, कुछ नहीं पापा, वो हम सोच रहे थे कि ऐसा ही बेड हम बनवाए, बस पूछना था कि आपने कहाँ से बनवाया। विक्रांत अनमोल को आंखें छोटी करके देखता है। अनमोल विक्रांत को देखकर अजीब अजीब मुंह बनाती है। अनमोल बात करते हुए बालकनी में चली जाती है। विक्रांत कुछ पल बालकनी के दरवाजे को देखता है, फिर ड्रॉ से फोन निकालता है। वो किसी को कॉल करता है। अब विक्रांत के फेस एक्सप्रेशन सख्त थे। वो उधर की बातें बहुत गौर से सुनने लगता है। एकदम से वो कहता है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उधर से एक आवाज आती है। विक्रांत धीरे से हाँ बोलकर कॉल कट कर देता है। वो फोन में कुछ टाइप करता है और उसे तुरंत सेंड करके फोन को घूरने लगता है। तभी अनमोल बालकनी से बेडरूम में आती है। विक्रांत एक नज़र उसे देखता है। अब उसके एक्सप्रेशन नॉर्मल हो जाते हैं। वो फोन को ऑफ करके साइड में रखता है। अनमोल विक्रांत की ओर फोन बढ़ाते हुए कहती है, चलिए डिनर करने चलते हैं। विक्रांत फोन लेता है और कहता है, तुम्हारा फोन कहाँ है। अनमोल कहती है, बताया तो मैंने, नाली में गिर गया, दूसरा लेना पड़ेगा। विक्रांत एक मैसेज करता है और कहता है, चलो डिनर करने चलते हैं। अनमोल बेड को देखते हुए कहती है, पहले बेड ठीक कर लेते हैं, आपने पूरे बेडशीट और कंबल पर दवाई लगा दी है। हटिए। विक्रांत बेड से उठता है। अनमोल कंबल और बेडशीट को बेड से हटाकर सोफे पर रखती है और कबर्ड से नया बेडशीट निकालती है। अनमोल बेड के पास आते हुए बेडशीट को खोलती है। अनमोल विक्रांत को आधा हिस्सा देते हुए कहती है, पकड़िए। विक्रांत पकड़ता है। अनमोल उसे पूरा खोलती है। अनमोल इस साइड थी तो वहीं विक्रांत उस साइड। अनमोल कहती है, बेड पर रखिए। दोनों मिलकर बेडशीट को बेड पर बिछाते हैं। अनमोल बेडशीट को साइड साइड से फोल्ड करने लगती है। अनमोल इस वक्त सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी। विक्रांत अनमोल के लिए नाइटी लेकर आता है। वो उसके कमर को पकड़कर अपनी ओर घुमाता है। अनमोल के हाथ विक्रांत के सीने पर चले जाते हैं। अनमोल तुरंत अपने हाथ उसके सीने से हटाती है। विक्रांत के सीने पर इतने जख्म थे कि अनमोल को छूने का मन नहीं करता। जाहिर सी बात थी, अगर वो विक्रांत के जख्म पर हाथ रखेगी तो दर्द तो उसे होना ही है। विक्रांत अनमोल को नाइटी पहनाता है। अनमोल धीरे से कहती है, एक बात कहूँ। विक्रांत धीरे से जवाब देता है, हो। अनमोल कहती है, मुझे सजा दीजिए ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरी वजह से आपका ये हाल हुआ है। इतना बोल वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। विक्रांत उसके चेहरे को पकड़ता है और कहता है, धर्मपत्नी, मैं तुम्हें हट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर सोचा भी तो मैं इससे भी ज्यादा खुद को हट करूंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद को बेरहमी से हट करूं। अनमोल न में सिर हिलाती है। विक्रांत अनमोल के माथे पर किस करके कहता है, इग्नोर करो। वैसे भी इन चोटों से मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता। मुझे इन चोटों से कोई दर्द नहीं होता है। अगर मुझ किसी चीज से दर्द होता है तो वो है तुम्हारे दर्दों से, तुम्हारे आंसू से। तुम्हारे हाथ में लगा हल्का सा जख्म भी मुझे बहुत दर्द पहुंचाता है। अनमोल एकदम से विक्रांत के गले लग जाती है। विक्रांत अनमोल के बालों को सहलाता है। कुछ देर बाद दोनों साथ में डिनर के लिए नीचे जाते हैं। नीचे नंदिनी और आर्यन सोफे पर बैठे थे। नंदिनी शकुंतला से बात कर रही थी, वहीं आर्यन नंदिनी के फोन में गेम खेल रहा था। जयश्री शेर खान के साथ कमरे में थी, उसे खाना खिला रही थी और खुद भी खा रही थी। शेर खान को वापस घर लाया गया था क्योंकि हॉस्पिटल में रखना रिस्क वाली बात थी। विक्रांत और अनमोल नीचे जाते हैं। तभी एक आदमी आकर विक्रांत को फोन देता है। विक्रांत पकड़ लेता है। अनमोल बाकी सबसे खाने के लिए पूछती हैं। सबने खाना खा लिया था, इसलिए विक्रांत और अनमोल अकेले खाने के लिए बैठ जाते हैं।
दोनों एक दूसरे से बात करते हुए खाने लगते हैं। रात के करीब 1 बजे श्रीकांत इस वक्त सलाखों के पीछे था। वो लोहे की ग्रिल को पकड़े हुए था। तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर दरवाजा खोलता है और कहता है, आपकी बेल हो गई है। श्रीकांत तुरंत जेल से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर एक चमक थी। वो पूछता है, किसने कराई? पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कहता। वो पुलिस स्टेशन को अच्छे से देखता है, वहाँ कोई भी नहीं था। श्रीकांत बाहर निकलता है। उसकी नज़र सीधा विक्रांत पर जाती है, जो इस वक्त जीप में बैठा सिगरेट की कस ले रहा था। विक्रांत को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पीछे जाने के लिए मुड़ता है, तभी विक्रांत एक चाकू फेंकता है जो सीधे जाकर श्रीकांत के पैर में घुस जाता है। वो चिल्लाता उससे पहले एक पुलिस वाला श्रीकांत के मुंह को हाथों से बंद करता है। उसकी आवाज़ अंदर ही दब जाती है। वो पुलिस वाला विक्रांत का ही आदमी था, उसने बस वर्दी पहनी थी। वो श्रीकांत के मुंह को बांधता है और उसे ले जाकर जीप में धकेल देता है। विक्रांत का वो आदमी भी बैठ जाता है। विक्रांत तुरंत जीप स्टार्ट करता है और वहां से लेकर चला जाता है। विक्रांत की जीप जाकर एक फैक्ट्री में रुकती है। वो फैक्ट्री श्रीकांत की ही थी। विक्रांत जीप से उतरता है और श्रीकांत के कॉलर को पकड़कर घसीटकर नीचे पटकता है। विक्रांत एड़ियों के बल बैठकर श्रीकांत के पैर में घुसी चाकू को झटके से निकालता है। श्रीकांत की चीख निकल जाती है। विक्रांत अचानक ही उसके कॉलर को पकड़कर अपने करीब खींचता है और उसके चेहरे को देखता है। श्रीकांत का चेहरा सिर्फ दर्द से भरा नहीं था, बल्कि वो डरा हुआ भी था। विक्रांत उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, दुनिया के सामने मरने का बड़ा शौक है न तुझे? अब मैं तुझे दिखाता हूँ असली मौत क्या होती है। इतना बोलते ही विक्रांत झटके से उसके थाई पर चाकू घुसाता है। श्रीकांत दर्द से चीखता है। श्रीकांत कहता है, विक्रांत, मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? देखो, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मुझे जो सजा मिलेगी मैं वो सब सहने को तैयार हूँ। विक्रांत उसके चेहरे के करीब झुका हुआ कहता है, कानून का वो बच्चों वाला सजा के काबिल नहीं है तू। वो शरीफों के लिए है, तुझ जैसे हैवानों के लिए नहीं। विकी भाई की दुनिया में गलती की सिर्फ एक सजा होती है और वो है मौत। ऐसी मौत की इंसान दोबारा जन्म लेने के बारे में सोच भी न सके। अचानक ही वो फिर एक बार चाकू निकालता है। अगले ही पल वो उसके दूसरी जांघ में घुसा देता है। विक्रांत के कुछ आदमी बाकी पॉलिटिक्स को उठाकर लाते हैं जो भी श्रीकांत के साथ शामिल थे और जो विक्रांत को खत्म करने के सपने देख रहे थे। विक्रांत को देखकर सबके हाथ पैर कांप रहे थे। विक्रांत ऑर्डर देता है, इनके लिए स्पेशल चाबुक तैयार करो। विक्रांत अपने एक आदमी को इशारा करता है। उसका आदमी लोहे की चाबुक को गर्म करने लगता है। वो फैक्ट्री ही लोहे वाली थी, तो वहां जल्दी गर्म करने का भी सामान था। विक्रांत उन लोगों को देखते हुए कहता है, जब तक चाबुक रेडी हो रहा है तब तक तुम लोग भी रेडी हो जाओ। चलो अपने कपड़े खोलो। वो सब एक दूसरे को डरते हुए देखने लगते हैं। विक्रांत एकदम से चिल्लाता है, मैंने कहा कपड़े खोलो। सब जल्दी जल्दी कपड़े उतारते हैं। विक्रांत ऊपर से नीचे तक उन्हें देखता है। विक्रांत का आदमी गर्म से लाल हो चुका चाबुक लाकर विक्रांत को देता है। विक्रांत उसे लेकर उनकी ओर बढ़ता है। डर से दो लोगों की तो पेंट गीली हो जाती है। विक्रांत उन दोनों को घूरते हुए कहता है, अभी तक तो मैंने छुआ भी नहीं बे। दोनों बुरी तरह से कांप रहे थे। विक्रांत कहता है, शुरुआत तुम दोनों से ही करते हैं, क्या है ना, मुझे गंदे लोग जरा नहीं पसंद। विक्रांत उन्हें साइड आने को कहता है। दोनों डरते हुए साइड होते हैं। विक्रांत अचानक ही उन दोनों को चाबुक से मारता है। उनकी दर्दनाक चीख निकलती है। उनकी चीख सुनकर और पीटने की आवाज़ सुनकर सब तुरंत अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेते हैं, इस डर से कहीं उनकी भी पेंट गीली न हो जाए और उन्हें तुरंत मार न पड़ जाए। उन दोनों की चीख आधे घंटे तक गूंजती रहती है। आखिर में दोनों जब बेहोश हो जाते हैं तो विक्रांत रुकता है। विक्रांत अपने आदमी से कहता है, लो इसे फिर से गर्म करो। उसका आदमी चाबुक लेकर चला जाता है। विक्रांत एक जगह पर आराम से बैठता है और सारे लोगों को देखने लगता है। सब डर से इस कदर कांप रहे थे कि उनके पैर बहुत बुरी तरीके से हिल रहा था। विक्रांत अपने गाल पर हाथ रखकर कहता है, बहुत बोर हो रहा हूँ, चलो नाचकर मुझे एंटरटेन करो। जिसका नाच मुझे पसंद आया मैं उसे नहीं मारूंगा। विक्रांत जैसे ही यह कहता है सब नाचने लगते हैं। वहीं उनको नाचता देखकर सूर्य अपनी हंसी कंट्रोल करने लगता है। वहीं विक्रांत बिना किसी एक्सप्रेशन के उन सबको नाचता हुआ देख रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गए जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।